A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DT and IDT for CA Final and CA Inter GST. So now this is the video for return under GST. ये जो आपका वीडियो है रेलिवेंट फॉर CA फाइनल एज वेल एज CA इंटर. कोई डिफरेंस नहीं है कंटेंट में और जितना डिटेल में मेरे लिए पॉसिबल होगा आई एम गिविंग दैट इन एज मच एज डिटेल एज पॉसिबल फॉर मी. सो अब हम करते हैं स्टार्ट विद द रिटर्न अंडर जीएसटी. एंड एज यू नो, जब भी हम स्टार्ट करते हैं वी डोंट गो विद द कंटेंट रिटर्न इन द बुक. हम कोशिश करते हैं पहले फ्लो ऑफ द चैप्टर समझने की कोशिश करें. सो देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन ने एक बार क्या कर लिया, ये सोच लिया कि इसको कोई बिजनेस करना है, राइट. अब बिजनेस करते करते या तो क्या होगा, सेक्शन नंबर 22 इस पर्सन पे एप्लीकेबल होगा, या फिर सेक्शन नंबर 24 इस पर्सन पे एप्लीकेबल होगा, या फिर वॉलेंट्री ये बंदा डिसाइड करेगा. क्या करेगा, वॉलेंट्री ये क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि आई वांट टू गेट रजिस्टर्ड, मुझे क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन लेना है. तो 22 इज व्हेन योर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस यू आर गेटिंग रजिस्टर्ड. जब आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं. 24 of the registration chapter is your compulsory registration and voluntary registration भी लिया जा सकता है. So when you decide what, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि due to any of the section, किसी भी सेक्शन से you are deciding कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो इस केस में क्या होगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो अब गवर्नमेंट मांगेगी आपसे जीएसटी. बिकॉज once a person is registered or a person is liable to get registered, it is called, उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन. तो एक पर्सन अगर रजिस्टर हो जाए या फिर वो पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर है तो उसको मैं क्या बोलूंगी, टैक्सेबल पर्सन. एंड टैक्सेबल पर्सन इज लाइबल टू पे जीएसटी. सही कहा मैम, टैक्सेबल पर्सन इज लाइबल टू पे जीएसटी. तो जब टैक्सेबल पर्सन को जीएसटी पे करना होता है तो ही हैज टू गिव सर्टेन डिटेल्स. उसको डिटेल देना पड़ेगी. मैम किस चीज की डिटेल देना पड़ेगी, भाई उस पर्सन को बताना पड़ेगा कि उसने आउटवर्ड सप्लाई कितना किया. मैम क्यों बताना पड़ेगा उसको कि उसका आउटवर्ड सप्लाई कितना हुआ, बिकॉज जब वो मैम आउटवर्ड सप्लाई करता है, अगर वो आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल नेचर का है तो इन सच अ केस जीएसटी लायबिलिटी आती है. और मैम उसको ये भी बताना पड़ेगा उसका इनवर्ट सप्लाई कितना है. क्यों मैम, व्हाई ही इज रिक्वायर्ड टू टेल कि उसका इनवर्ट सप्लाई कितना है, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई बताएगा तो ये पता चलेगा आईटीसी कितना है. तो मैम इसका मतलब ये है, आउटवर्ड सप्लाई मुझे जीएसटी की लाइबिलिटी देता है, इनवर्ट सप्लाई मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट देता है, जिसके बाद मुझे पता चलता है क्या कि नेट पे कितना करना है. करेक्ट. बट मैम आउटवर्ड सप्लाई बताना है, तब ये कैसे बताएंगे, गवर्नमेंट को ऐसे फोन लगाएंगे क्या कि अरे गवर्नमेंट सुनो, हमने यहाँ पे इस जगह पे इस स्थिति में ये वाले सप्लाई किए हैं एक दिन. कितने दिन फोन लगाओगे गवर्नमेंट को, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन तक फोन लगाते रहोगे भाई गवर्नमेंट को. मैम बात तो आप सही बोल रहे हो. अब कैसे बताएं गवर्नमेंट को कि हमने इतना इतना सप्लाई कर दिया. तो ये लोग बोलते हैं, सुन बच्चा सुन, हम तेरे को बोलते हैं तेरे को एक फाइल करना होगा GSTR1. ये क्या है, ये रिटर्न नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है. एक तो तुम दो हमको GSTR1 एक स्टेटमेंट है. क्या होता है मैम इस GSTR1 में, इस GSTR1 में आप स्टेटमेंट देते हो और स्टेटमेंट देके ये बताते हो कि आपका आउटवर्ड सप्लाई कितना है. How much is your outward supply? You tell them by using this GSTR1 statement. अच्छा, तो मतलब मैम ये स्टेटमेंट है, आप बोल रहे हो रिटर्न नहीं है. नहीं, ये रिटर्न नहीं है. इसका मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे आपके आउटवर्ड सप्लाई बताने हैं. इस वाले स्टेटमेंट को फाइल करके आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती. यहाँ पे टैक्स पे नहीं होता है, सिर्फ एक डिटेल दे रहे हो कि आपका आउटवर्ड सप्लाई कितना है. ठीक है. फिर इसके बाद इसी बंदे को, इसी पर्सन को क्या करना होता है, एक GSTR3B भी फाइल करना होता है. क्या करना होता है मैम, GSTR3B. और ये है आपका आउटवर्ड सप्लाई वाला रिटर्न. ये है आपका क्या, आउटवर्ड सप्लाई वाला रिटर्न. इसका मतलब यहाँ पे जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न फाइल करते ही आपको क्या पे करना होता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी को क्या करना होता है,
पे करना होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स लाइबिलिटी। आपको क्या करना होता है, टैक्स लाइबिलिटी पे करनी होती है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं आपको कंटेंट समझा रही हूँ। जब यहाँ पे सप्लायर क्या करेगा, जब यहाँ पे मेरा सप्लायर ये लिख के देगा ना कि उसने कितना कितना आउटवर्ड सप्लाई किया है, सप्लायर जब GSTR1 में ये लिखेगा कि मैंने आउटवर्ड सप्लाई किया है, तो अब देखो सप्लायर कितने लोगों को आउटवर्ड सप्लाई करेगा। लेट से एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, एक R4। मैम ये कौन है, अलग अलग उसके रेसिपिएंट सब रजिस्टर्ड है। अभी मैं ये मान रही हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं मान रही हूँ कि सारे के सारे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। तो बताएगा R1 को मैंने इतना सप्लाई किया 10 लाख रुपीस का, जिसपे GST 1 लाख चार्ज किया। इसको मैंने 20 लाख सप्लाई किया, जिसपे GST 2 लाख चार्ज किया। इसको मैंने 30 लाख का सप्लाई किया, GST 3 लाख चार्ज किया। इसका 40 लाख है, GST 4 लाख। मतलब एक डिटेल देनी पड़ेगी और डिटेल में ये भी बताना पड़ेगा ये R1 का GSTIN नंबर क्या है, R2 का GSTIN नंबर क्या है, R3 R4 सबके GSTIN नंबर देने होंगे इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। मैम क्या हो जाएगा इससे, स्टेटमेंट में इतनी डिटेल देके कर क्या लोगे, इसलिए दे रहे हैं कि जब आप ये सारे डिटेल फाइल करते हो GSTIN नंबर के साथ, तो आपका जो रिसिपिएंट है ना, रिसिपिएंट को क्या मिलता है, रिसिपिएंट को एक स्टेटमेंट मिलता है। रिसिपिएंट को क्या मिलता है, एक स्टेटमेंट मिलता है, और उस स्टेटमेंट में मिलता है उसको पूरी डिटेल, उसने कहां कहां से इनपुट क्या किया था, इनपुट सप्लाई इनवर्ट सप्लाई लिया था, जितनी जगह से इसने क्या लिया था, इनवर्ट सप्लाई लिया था, उस इनवर्ट सप्लाई की डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके रिसिपिएंट को मिलती। क्योंकि देखो जैसे इस सप्लायर के लिए, जैसे हमारे सप्लायर के पास इतने रिसिपिएंट है, तो हमारे रिसिपिएंट ने भी तो बहुत सारे सप्लायर से खरीदा होगा। हर सप्लायर जो रजिस्टर्ड है वो बताएगा मैंने रिसिपिएंट को इतना दिया। तो 15 सप्लायर ने लिखा कि R1 को इतना दिया, क्योंकि R1 ने 15 सप्लायर से कुछ खरीदा। तो ऑटो पॉपुलेट होके रिसिपिएंट के पास एक स्टेटमेंट आ जाता है, और वो स्टेटमेंट में लिख जाता है कि इतनी जगह से आपने खरीदा है सामान। इसीलिए तो ये जरूरी है, और हमने ITC के चैप्टर में ये पढ़ा है कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट मिलता है, किसको स्टेटमेंट मिलता है, रेसिपिएंट को। इसमें बाइफरकेशन होता है, और बाइफरकेशन होके पता चलता है कितना ITC एडमिसिबल है, मिल जाएगा, और कितना ITC है जो क्या है, नॉन एडमिसिबल है। कितना एडमिसिबल ITC है, कितना नॉन एडमिसिबल है, इसका बाइफरकेशन ऐसे आता है। क्योंकि सप्लायर चेक करता है, सप्लायर को पता होता है कि कितना एडमिसिबल होगा, कितना एडमिसिबल नहीं होगा। यहाँ पे सप्लायर डिटेल फाइल करता है, इसकी डिटेल कहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होती है, रिसिपिएंट के पास ऑटो पॉपुलेट होके आ जाती है। अब क्या होगा, अब रिसिपिएंट को जब क्या करना है, रिसिपिएंट जब अपनी GSTR3B फाइल करेगा, मतलब अब जब ये अपना आउटवर्ड सप्लाई फाइल करेगा, इनवर्ट सप्लाई से पता चल जाएगा इस स्टेटमेंट से कि कितना ITC इसको मिलना चाहिए। तो GSTR3B जब फाइल करता है, इसकी GST की लाइबिलिटी आ जाती है मैम। फिर यहाँ से स्टेटमेंट से पता चल जाता है ITC एडमिसिबल कितना है, और इसे कैश मतलब ई कैश लेजर से पेमेंट कितना करना है। रिटर्न चैप्टर लास्ट में कराने का रीजन यही है, बिकॉज तुमको समझो, इसमें मैं ITC भी बोल रही हूँ, इसमें मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बातें भी कर रही हूँ, इसमें अभी मैंने ई कैश लेजर बोला, दैट मीन्स मैं पेमेंट ऑफ टैक्स की भी बातें कर रही हूँ। तो क्या ये फ्लो पूरा आपको समझ में आया कि रिटर्न क्यों फाइल किए जाते हैं। अब जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो कितने तरह के रिटर्न होते हैं वो हम थोड़ी सी बात करते हैं। अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया, मैं सिर्फ बेस रख रही हूँ, क्योंकि रिटर्न चैप्टर मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर है। इसे ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है, टू बी फैक्ट आप कितना भी देख लो ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है। बस बता देते GSTR3B ये वो फाइल होता है, बट प्रैक्टिकली CA फाइनल लेवल पे ये इतना रेलिवेंट नहीं है। आई अंडरस्टैंड, CA इंटर को तो पता होना चाहिए एटलीस्ट कि रिटर्न कैसे, क्योंकि उनके पास चैप्टर ही कम है। CA फाइनल में ज्यादा चैप्टर्स हैं, CA फाइनल में और भी चीजें हैं, बट CA इंटर वाले स्टूडेंट को तो इसका ग्रिप होना चाहिए।
क्योंकि वेदर इट इज द स्टूडेंट ऑफ सीए फाइनल और सीए इंटर, सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यूज होने वाला जो चैप्टर है, सॉरी नॉट सब्जेक्ट, चैप्टर वो रिटर्न चैप्टर ही है जो प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है क्योंकि रिटर्न फाइलिंग होती है। अब मैम कितने टाइप के रिटर्न है, तो चलो अब कितने टाइप के रिटर्न है। एक तो आप आउटवर्ड सप्लाई रिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं जी, आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड हम रिटर्न फाइल करते हैं, एक वो रिटर्न हो गया जिसको हम बोलते हैं GSTR 3B। मैम एक इनवर्ड सप्लाई रिलेटेड रिटर्न फाइल करने की एज सच कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको, क्योंकि वो स्टेटमेंट बन के आपको सामने मिल जाता है। देन इसके बाद मैम एक फर्स्ट रिटर्न होता है। अब ये फर्स्ट रिटर्न क्या है, जब पहली बार रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको जो रिटर्न फाइल करना होगा आपका फर्स्ट रिटर्न होगा। और फर्स्ट रिटर्न आपका मोर देन 30 डेज से ज्यादा का भी हो सकता है, क्वार्टर से ज्यादा का भी हो सकता है, कैसे वो मैं बताऊंगी, बट फर्स्ट रिटर्न मतलब जब पहली बार आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, पहला रिटर्न फाइल करते हो। और जब जाना चाहते हो जीएसटी की दुनिया से, मतलब जीएसटी को अलविदा कह रहे हो, तुम्हें रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, वॉट एवर इज द रीजन, आप जा रहे हो तो एक फाइनल रिटर्न फाइल करते हो। ये टाइप ऑफ रिटर्न है। अब ये जो इसे अगर मैं बात करूं, ये आउटवर्ड सप्लाई का जो रिटर्न है GSTR 3B, ये मंथली या क्वार्टरली फाइल होता है। मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे ये रिटर्न आपको क्या करना होता है, फाइल करना होता है। तो जब रेगुलर इंटरवल पे आप ये रिटर्न फाइल करते हैं, एक ये रिटर्न है। इसके अलावा एक रिटर्न आपका और है जो आप एनुअली फाइल करते हैं, जिसको बोलते हैं हम एनुअल रिटर्न। ये अभी बेस है। तो हमारे टाइप ऑफ रिटर्न क्या है, GSTR 3B आउटवर्ड सप्लाई के लिए, फिर आपका फर्स्ट रिटर्न है, फाइनल रिटर्न है, इनवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें आपको देके रखी है, एनुअल रिटर्न है। अब जितने भी रिटर्न की बात कर लूं मैं, अब आपके रजिस्टर्ड पर्सन को ही ये रिटर्न फाइल करना होता है, हर कोई रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, इसलिए तो शुरुआत की थी कि पर्सन पहले रजिस्टर होगा तभी तो रिटर्न फाइल करेगा। तो जब ये रिटर्न फाइल करता है, मतलब मैम एक रजिस्टर्ड पर्सन ही रिटर्न फाइल कर सकता है, हाँ जी, एक रजिस्टर्ड पर्सन ही रिटर्न फाइल कर सकता है। और जब एक रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल कर सकता है मैम, तो रजिस्टर्ड पर्सन नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है, मैम कंपोजिशन स्कीम वाला भी रजिस्टर्ड होता है, ISD रजिस्टर्ड है, ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्टर्ड है, NRTP आपका क्या है, रजिस्टर्ड है। कहना क्या चाहते हो, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और टाइप ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के हिसाब से ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज ऑल्सो डिफरेंट। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज ऑल्सो डिफरेंट। तो हमें याद रखना पड़ेगा सीए इंटर लेवल पे एटलीस्ट, और सीए फाइनल में ITC के साथ इसको जोड़ा जा सकता है। तो यू मस्ट रिमेंबर कि कब कौन सा रिटर्न फाइल करना होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। अब जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सेक्शन नंबर 37, 38, 39, 40, 44, मैम 41 का है, 42 का है, 43 का है, नॉट रेलिवेंट, हट गए, 45, 46, 47, 48। तो कुल मिला के आपके इतने सेक्शंस हैं जो हमें आज करने हैं। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इजी है और मुझे रिटर्न चैप्टर इंटरेस्टिंग बहुत लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैं बात करती हूँ सेक्शन नंबर 37 की, तो सेक्शन नंबर 37 लिखता है आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल। तो सबसे पहले देखो सेक्शन नंबर 37 क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 37 बोलता है चाहे स्टेटमेंट की बात करो या रिटर्न की बात करो, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेटमेंट और यू टॉक अबाउट अ रिटर्न, आप चाहे स्टेटमेंट की बात करो या रिटर्न की बात करो, ये एक रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या करते हैं, फाइल करते हैं। तो यहाँ पे जब आप आउटवर्ड सप्लाई की बात करते हो, अभी एक स्टेटमेंट फाइल हो रहा है, तो सेक्शन 37 बोलता है वो स्टेटमेंट GSTR 1 में फाइल होगा। अब GSTR 1 का ये स्टेटमेंट जब फाइल किया जाता है तो रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करता है। बट मैम रजिस्टर्ड पर्सन भी दो तरह के होते हैं। कैसे दो तरह के, आपने वो ISD NRTP तो पता है, बट उनकी कैटेगरी पता है क्या है, कुछ सप्लायर है और कुछ नॉन सप्लायर है, मतलब कुछ सप्लाई नहीं कर रहे, स्टिल दे आर रजिस्टर्ड पर्सन। कैसे, देखो मैम, नॉन सप्लाई मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, ये सप्लाई नहीं कर रहे, स्टिल दे आर रजिस्टर्ड पर्सन। तो अदर देन सप्लायर की कैटेगरी में आता है मेरा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, टैक्स डिडक्टर या फिर टैक्स कलेक्टर, ठीक है। और सप्लायर की कैटेगरी में जो सप्लाई करते हैं, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये भी सप्लाई करता है,
OIDR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस ये भी सप्लाई करता है। नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, NRTP ये सभी लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो मेजरली मुझे बस एक चीज बोलनी है, whether you do supply or you do not do a supply, but if you are a registered person you are required to file GSTR1। स्टेटमेंट देना होगा आपके आउटवर्ड सप्लाई का, ठीक है। आप क्या देंगे, अपने आउटवर्ड सप्लाई का क्या देंगे, स्टेटमेंट देंगे। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन जरूर आएंगे, अभी हम वो एक्सेप्शन देखेंगे, क्योंकि मैम आप बोल रहे हो कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को डिटेल देनी चाहिए, बट आप खुद ही बोल रहे हो कि ये मैम सप्लायर जो है ये अदर देन सप्लायर, और जब ये कोई सप्लाई ही नहीं कर रहा तो इसका आउटवर्ड सप्लाई कैसे होगा। तो अभी ही मैं आपको बताऊंगी कि कुछ जगह पे एक्सेप्शन दे दिए कि तुम लोगों को GSTR1 फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले तो हमने ये चीज क्या देखी कि बस अपने रजिस्टर्ड पर्सन कैसे होते, तो रजिस्टर्ड पर्सन की दो कैटेगरी हो सकती है। अब मैम GSTR1 किसको फाइल करना है, तो GSTR1 फाइल करना है किसको करना है, तो एक तो मैम हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को GSTR1 फाइल करना है। और मैम ये कब तक फाइल करना होता है, 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। मैम ये क्वार्टर क्यों लिखा है, और अदर्स के लिए बोला है 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। अब मैम यहाँ पे मंथ क्यों लिखा है, यहाँ पे मैम दो चीजों की बात हो रही है, एक आप बोल रहे हो मंथ, एक आप बोल रहे हो क्या, क्वार्टर। अब सुनो ये क्या लिखा है, QRMP, ये एक स्कीम है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, और गवर्नमेंट वो स्कीम का नाम बोलती है QRMP स्कीम। ये QRMP स्कीम का मतलब है आप रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करेंगे लेकिन मंथली टैक्स का पेमेंट करेंगे, क्योंकि रीजन है अभी मैं जब QRMP बताऊंगी उस वक्त समझाऊंगी। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन उसने ये चूज किया है, क्या चूज किया है कि मुझे QRMP स्कीम ऑप्ट करनी है, तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना। तो क्वार्टर की ड्यू डेट क्या है, जैसे ही क्वार्टर एंड होता है उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो भी आएगा उस नेक्स्ट मंथ की 13th डेट तक आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है। जैसे मेरा पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून में मेरा क्वार्टर एंड हुआ, तो जुलाई के 13 तक आई शुड फाइल माई GSTR1 इफ आई हैव ऑप्टेड फॉर QRMP स्कीम। बट अगर मैंने QRMP स्कीम को ऑप्ट नहीं किया है तो हर महीने मुझे रिटर्न फाइल करना होता है। एवरी मंथ आई एम रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, एंड इफ एवरी मंथ आई एम रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, तो मुझे 11th डे ऑफ द मंथ तक क्या करना होता है, सक्सीडिंग मंथ के 11 डे तक GSTR1 आई हैव टू फाइल। अब इसमें एक चीज समझना, और मैम यहाँ तो लिखा है ऑन और बिफोर, तो भले ही ऑन और बिफोर 10th लिखा है, बट ये वाली डेज क्या है, ये वाला टाइम एप्लीकेबल है बिकॉज एक्सटेंशन मिला, तो एक्सटेंशन मिलके 10th की जगह 11th हो गया फॉर द मंथ, ठीक है, और यहाँ पे 13 हो गया। तो एक्चुअली इट इज नथिंग, एक्सटेंशन हैज बीन गिवन बाय द कमिश्नर, ठीक है। अब जो लोग QRMP ऑप्ट करते हैं, ठीक है, उनको एक और ऑप्शन मिलता है। अब वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, जब मैं QRMP कराऊंगी वहां समझ में आएगा, बट यहाँ लिख लेना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा है। जब आप बाद में QRMP समझने के बाद इसको देखोगे ना तो आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो अभी मैंने ये बोला GSTR1 फाइल करना होता है, ठीक है, कब तक फाइल करना होता है वो बताया। अब GSTR1 हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना है इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मेरा GSTR1 हर एक को फाइल करना है, हर रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना है इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बट मैम आप एक बात को ध्यान से समझो, आप बोल रहे हो GSTR1 में आउटवर्ड सप्लाई बताओगे, हाँ GSTR1 में आपको आउटवर्ड सप्लाई बताना है, बट मैम आउटवर्ड सप्लाई बताने के लिए आउटवर्ड सप्लाई भी तो होनी चाहिए इसके पास। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो सिर्फ क्रेडिट्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रजिस्टर होता है, इसके पास कोई आउटवर्ड सप्लाई हो जरूरी नहीं है। तो ये क्या है, माइनस, मतलब तुम्हें जरूरत नहीं है GSTR1 फाइल करने की। मैम NRTP नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहा होगा, उसे बोला है स्पेसिफिकली GSTR1 तेरे को फाइल नहीं करना। NRTP हो, यूडेन लिया होगा, यूडेन मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कुछ इनको मिलता है, तो उनको भी मना किया कि रहने दो यार, GSTR1 रहने दो। मैम कंपोजिशन टैक्स पेयर,
कंपोजिशन टैक्स पेयर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देके, जब बेचारा टैक्स ही चार्ज नहीं कर सकता कंपोजिशन टैक्स पेयर, तो इसको भी बोला तेरे पास क्या मतलब, तेरे से क्यों लेंगे हम आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जब तुम टैक्स चार्ज कर नहीं सकते, रहने दे भाई, ये भी मत फाइल कर। टीडीएस वाला, टीसीएस वाला, ओआईडीआर वाला, टीडीएस टीसीएस वाले सप्लाई नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन के लिए रजिस्टर हुए हैं, और ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइड करने वाला जो एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ही क्या कर रहा है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को सर्विस दे रहा है, खुद नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, ऐसी जगह जहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं, और ऐसे लोगों को सर्विस दे रहा है जो खुद भी क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन टैक्सेबल है। तो क्या हो रहा है, अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो, खुद बाहर हो, तो रहने दो, तुम भी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल क्या ही दोगे हमको, रहने दो। तो दैट मीन्स GSTR1 हर किसी को फाइल करना है जो रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। लेकिन फिर उसमें समझ में आया कि इन लोगों का आउटवर्ड सप्लाई होता ही नहीं है, तो यहाँ पे इन लोगों को बोला यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल योर GSTR1, आपको क्या नहीं करना, GSTR1 फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी देखा कि कुछ टैक्सेबल पर्सन QRMP स्कीम लेते हैं, तो QRMP स्कीम ना यहाँ बहुत बार आएगा, बहुत बार मतलब बहुत बार, और ये सब कुछ आप जब रीडिंग करोगे, ये PDF में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी, तो जब आप इसकी रीडिंग करोगे ये सब ऑटोमेटिकली आपको तब समझ में आ जाएगा जब आई विल बी डूइंग माई QRMP स्कीम, ठीक है। तो अभी लेकिन हमने QRMP वाले को देख लिया है कि QRMP के लिए क्वार्टरली क्या होता है, टाइम लिमिट आती है, और 13 तक ऑफ द नेक्स्ट मंथ क्या कर लेना होता है, उसको फाइल करना होता है अपना GSTR1। अब मैम क्या लिखा है, ये लिखा है सेक्शन नंबर 37 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 37 बोलता है कि कुछ लोगों को हमने GSTR1 भरने से ब्लॉक कर दिया, डिबार्ड कर दिया। क्यों, ऐसा कैसे, क्यों, क्या कर रहे हो ऐसा, कि आप बोल रहे हो ये जो GSTR1 है, GSTR1 आप फाइल नहीं कर सकते। अब क्यों फाइल नहीं कर सकते वो देखो, बोलता है देखो अगर GSTR1 फाइल करना है तो GSTR1 देखो, GSTR1 पहले फाइल होता है, फिर तुम्हारा GSTR3 भी फाइल होता है। तो बोलता है कभी पहले किसी भी टैक्स पीरियड में तुमने GSTR1 तो भर दिया था पहले के टैक्स पीरियड में, लेकिन तुमने GSTR3 भी फाइल नहीं किया। तो जब तुमने पहले कभी ऐसा किया है कि GSTR3 भी फाइल नहीं किया, तो अब तुम GSTR1 फाइल नहीं कर सकते। कहीं तो कंप्लायंसेस करवाने पड़ेंगे ना, कि तुम क्या कर रहे हो, GSTR1 समझो, GSTR1 में ये तो बता रहे हो कि तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, उसकी डिटेल तो हमको दे रहे हो, बट जब टैक्स भरने की बारी आती है तो टैक्स भरते हो जब तुम GSTR3 भी फाइल करते हो। मैंने अभी बताया था कि जब तुम GSTR3 भी फाइल करते हो तब टैक्स पे करते हो। तुमने 1 दे दिया, डिटेल दे दी, हमको लॉलीपॉप दिखा दी कि देखो 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 हमने इतना आउटवर्ड सप्लाई किया है, और जब टैक्स पे करने की बारी आ रही है तुम 3 भी फाइल ही नहीं कर रहे हो, 3 भी फाइल नहीं कर रहे, तो अगली बार तुम्हें GSTR1 भी फाइल करने नहीं देंगे। क्योंकि सुनो, अगर ये GSTR1 फाइल नहीं करेगा, इसका इम्प्लीकेशन पता है क्या होगा, जो तुम्हारा रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट के पास वो स्टेटमेंट में आएगा ही नहीं कि इसने यहां से इनवर्ट सप्लाई लिया है, और उसके स्टेटमेंट में जब इनवर्ट सप्लाई की डिटेल नहीं आएगी, बेचारा ITC अवेल कैसे करेगा। तो याद करो ITC चैप्टर में क्या लिखा था, सप्लायर को GST पे करना पड़ेगा, और सप्लायर जब GST पे करेगा तभी तुम्हें ITC मिलेगा, समझे बात। और अगर तुमने पहले ही ITC अवेल कर लिया तो तुम्हें रिवर्सल विथ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। ये पूरा इम्प्लीकेशन ITC से जुड़ा हुआ। तो क्या लिखा है, बिफोर फाइलिंग GSTR3B, रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR1 या तो मंथली या क्वार्टरली, एज द केस में भी, क्वार्टरली फॉर वही QRMP वाले लोगों के। ड्यू डेट एक्सटेंड की जा सकती है कमिश्नर के थ्रू। GSTR1 ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड का GSTR1 कैनॉट बी फाइल्ड, उसे फाइल नहीं कर सकते until unless GSTR3B of previous particular period is pending। और सेम ऐसा पता है GSTR3B के लिए भी दिया उन्होंने। जब आगे अभी आके मेरे साथ तुम सेक्शन 39 में GSTR3B देखोगे, वहां भी ये लिखा है, पहले कभी तुमने अगर GSTR1 फाइल नहीं किया तो अब तुम्हें GSTR3B फाइल नहीं करने देंगे, और पहले कभी GSTR3B फाइल नहीं किया तो तुम्हें GSTR1 भी फाइल नहीं करने देंगे, मतलब वाइस वर्सा ये रूल लेके रखा है इन्होंने। फिर इसके बाद वही लिखा है
कि जो भी डिटेल होती ना जीएसटीआर 1 की, ये 1 ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा, जो भी डिटेल आपकी जीएसटीआर 1 की होती है वो ऑटो पॉपुलेट कहाँ होती है, स्टेटमेंट में। कौन सा स्टेटमेंट, वही जीएसटीआर 2A 2B करके जो आपके मैं स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ, अभी मैंने आपको नंबर नहीं बताया, जो स्टेटमेंट वर्ड ही आपको फोकस करवा रही हूँ, बिकॉज इसके बाद का जो सेक्शन है उसमें हम डिटेल में जाएंगे। तो बोलते हैं कि उसमें ऑटो पॉपुलेट हो जाती है और ये स्टेटमेंट रिसिपिएंट को अवेलेबल करवाया जाता है, जिसको उसको पता चले कि उसने कहाँ कहाँ से कितना परचेस किया और उसका एलिजिबल आईटीसी कितना है। तो ये हो गया मेरा क्या, जीएसटीआर 1 फाइल करना, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलते हैं, अभी इसको रोकते हैं हम। कुछ लोगों को जीएसटीआर 1 रोका हुआ है, क्यों रोका है, वही कि या तो तुमने पहले जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया इसलिए इधर रोक दिया। सिमिलरली यहाँ पे 3B तुमने फाइल नहीं किया तो क्यूआरएमपी वाले को भी रोका है कि किसी क्वार्टर में 3B तुमने फाइल नहीं किया तो तुम भी अभी क्या नहीं कर सकते, फाइल नहीं कर सकते क्या, जीएसटीआर 1। अब यहाँ पे बोलते हैं, फिर से ये कौन सी बात आ गई, ये बात मैं अब भी नहीं समझा पाऊंगी, फिर बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो मेरा अभी नया सेक्शन आने वाला है उस सेक्शन के बाद तो मैं बता दूंगी, अच्छा यही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी जिसको मैंने समझाने से रोक लिया है खुद को, ठीक है। 88C इज अ न्यू सेक्शन, ऑल टुगेदर नया सेक्शन है, उसको समझाऊंगी तो बोलूंगी देखो ये भी एक रीजन था जिसके कारण तुम्हें जीएसटीआर 1 फाइल करने नहीं दिया जा रहा था। ये तो सिंपली वही है कि तुमने या तो क्यूएमपी वाले ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया किसी क्वार्टर में, या फिर मंथली वाले ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। फिर मैम आपने एक चीज बताई, क्या बताई, कि ये जो जीएसटीआर 1 है आपने एक टाइम पीरियड बताया है कि अब इसी टाइम पीरियड में आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है, क्या मैम बाद में फाइल कर सकते हैं, या फिर मैम ऐसा है कि सपोज करो ये जुलाई चल रहा है और हमको पता है कि अगस्त के 11 तारीख तक आई हैव टू फाइल, अगस्त की 11 तारीख तक आई हैव टू फाइल द जीएसटीआर 1। अब जुलाई में क्या हुआ पता है, जुलाई में एक्चुअल में क्या है, मेरा बर्थडे आता है। अब मैंने सोचा यार ट्रिप करते हैं अपन, अच्छी ट्रिप करते हैं, बर्थडे आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना अपन दुबई चलते हैं। तो मैंने सोचा अच्छा 15-20 दिन का 25 दिन का ट्रिप सिर्फ दुबई में लगाएंगे, मस्त घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, और क्या फिर एकदम से याद आया अरे यार अगस्त में तो क्या है मुझे जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगी वापस। तो मैंने कहा एक काम करते ना जुलाई में ही फाइल करके रख देते, पहले फाइल नहीं कर सकते। जो टाइम पीरियड दिया है टाइम पीरियड तभी स्टार्ट होगा, सक्सीडिंग मंथ से ही आप क्या कर पाओगे, जीएसटीआर 1 फाइल कर पाओगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ठीक है। चलो ये भी समझ लिया मैम ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, बट देयर आर एक्सेप्शंस कि आप पहले रिटर्न फाइल कर सकते हो। दो एक्सेप्शन है, या तो आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, अब जिसने रजिस्ट्रेशन चैप्टर नहीं देखा देख लेना, वहां मैंने मीनिंग बताया कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, क्योंकि अगर ऐसे में हर चैप्टर में फिर से मीनिंग बताने लग गई तो ये बहुत लंबी जाने वाली है मेरी क्लासेस, वो बहुत पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, आपका बिजनेस क्लोज हो गया, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जनरली 90 डेज के लिए प्लस 90 डेज एक्सटेंशन के लिए ही रजिस्टर होता है। तो अब आपका टाइम पीरियड खत्म हो गया, सपोज करो 15 जुलाई को 90 डेज खत्म हो रहे थे, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप उस वक्त रिटर्न फाइल कर सकते हो, या फिर आपका जीएसटीएन नंबर, आप नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हो और आपका जीएसटीएन नंबर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, क्या आप पहले ही क्या कर सकते हो, अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। फिर आते हैं अपन किस डिटेल पे, कि मैम ये जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल की बात कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल कैसी जाएगी, तो बोलते हैं देखो जब आप जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दोगे, तो जीएसटीआर 1 में आप क्या करोगे, जब आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दोगे आप क्या दोगे, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन को किया। तो डिटेल में बोलते हैं इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, एक एक इनवॉइस की डिटेल देना। क्यों देना एक एक इनवॉइस, भाई चाहे आप इंटर स्टेट सप्लाई करो या फिर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करो, इफ द सप्लाई इज मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, if the supply is being made to a registered person, सामने वाला B2B ट्रांजेक्शन तुम कर रहे हो, सामने वाला आईटीसी क्लेम करेगा, तभी क्लेम करेगा ना जब तुम इनवॉइस वाइज पूरी डिटेल दोगे। तो जीएसटीआर 1 में पूरी इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी। देन अगेन इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप करते हो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को, याद करो इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट का चैप्टर जो कल ही अपलोड हुआ है, इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट के चैप्टर में बोला है
अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को करते हो जिसकी वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा है, जिसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2,50,000 है, तो यहाँ पे आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। लेकिन मैम अप टू 2,50,000 है, तो आप सिर्फ क्या करो, हर स्टेट का बता दो कि इस स्टेट में मैंने इतने लोगों को क्या किया है, सेल्स किया, इस स्टेट में इतने लोगों को सेल्स किया है, मतलब कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और अगर मैम हम इंट्रा स्टेट सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को करें तब भी कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हो। सिंपल सी बात है, इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो एक रजिस्टर्ड पर्सन को, इंटर स्टेट सप्लाई करते हो रजिस्टर्ड पर्सन को, इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैम यही इंटर स्टेट सप्लाई जब मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन को करती हूँ, ठीक है, उसकी तब तो आप बोल रहे हो इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी क्योंकि उसको आईटीसी क्लेम करना है। बट मैम अगर ये इंटर स्टेट में अनरजिस्टर्ड को करूं तो अनरजिस्टर्ड के केस में चेक द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इफ इट इज लेस देन 2,50,000 तो कंसोलिडेट स्टेट वाइज, बट इफ इट इज ग्रेटर देन 2,50,000 तो आपको फिर से इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी GSTR1 में। मैम अब ये फिर क्या है, बोला ना QRMP का हर कनेक्शन यहाँ पे आएगा और QRMP स्कीम में ये सब ऑलरेडी कवर्ड है, बट फॉर सेक ऑफ लिंकेज हर चीज को यहाँ पे दिया हुआ है। QRMP करते से जब आप इसको रीडिंग करोगे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रहेगा। देन इसके बाद बोलते मैम इनवॉइस वाइज डिटेल का मतलब क्या, एक एक इनवॉइस स्कैन कर करके रखना पड़ेगा क्या अपनी वेबसाइट पे, अपने पोर्टल पे, कॉमन पोर्टल पे? नहीं भाई, एक एक इनवॉइस को आपको स्कैन नहीं करना है, सिर्फ हमें इनवॉइस की डिटेल चाहिए प्रॉपर और कुछ भी नहीं, ठीक है। और साथ में बोलते हैं क्या देना, HSN कोड प्रॉपर दे देना। और HSN कोड वाली रूल हमने की है कहाँ पे, इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट में, जिसमें 4 किन लोगों को लेना है, 6 किन लोगों के लिए जिनका टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है, उनको 6 डिजिट का HSN कोड, चाहे वो B2B हो या B2C हो, कंपलसरी ही है। अब मैम हमने रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि पहले फाइल किया हुआ रिटर्न हम उसी रिटर्न को अमेंड कर सकते हैं? कैन वी रिवाइज द रिटर्न? जैसे DT में होता है ना, रिवाइज कर सकते हैं रिटर्न, यहाँ रिटर्न रिवाइज नहीं होता। आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो एक अमेंडमेंट टेबल होगा नेक्स्ट पीरियड का, जब आप अपकमिंग पीरियड का GSTR1 भरोगे वहां पे आता है अमेंडमेंट टेबल, तो आप वहां पे अमेंडमेंट कर सकते हो। मैम कोई गलती हो जाए तो अगर कोई गलती हो गई जिसके कारण टैक्स कम पे किया है तो विद इंटरेस्ट यू हैव टू पे द टैक्सेस, आप विद इंटरेस्ट पे कर सकते हो टैक्सेस। और रेक्टिफिकेशन का टाइम पीरियड क्या है, रेक्टिफिकेशन का टाइम पीरियड इज सेम एज वी हैव डन इन ITC, 30th November of the and from the end of the financial year, from the end of the financial year, जो भी 30th November आपका आ रहा है, या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न whichever is earlier, whichever is what earlier, same we have done where, सेम वी हैव डन इन ITC। क्या मैम कभी ऐसा होगा, समझो ध्यान करो, कभी ऐसा होगा कि इस बार मैम सेल्स ही नहीं हुई, इस बार क्या नहीं हुआ, सेल्स ही नहीं हुई, तो क्या जरूरी है मैम GSTR1 फाइल करना? हाँ, इफ यू आर एन ISD, इफ यू आर एन NRTP, इफ यू आर TDS TCS वाला, उनको तो मना ही किया है, बट ऐसे लोग जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉर्मल पर्सन, इस बार सेल्स नहीं हुई तो GSTR1 क्या दिखाएगा वो तुमको, नील है, तो बोलते नील फाइल करो, कुछ मत दो डिटेल, नील दो। और GSTR अगर नील फाइल करना है तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी क्या कर सकते हो, SMS के थ्रू भी नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये पूरा की पूरा एक्सप्लेनेशन आपका था GSTR1 के लिए। अब GSTR1 में मैंने क्या क्या चीजें की हैं, GSTR1 में मैंने जो जो चीजें की हैं, एक बार मुझे लगता है वो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, स्टिकी नोट के लिए अंदर लिख लेना चाहिए। तो GSTR1 में मैंने सबसे पहले देखा कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल, ठीक है, किसको फाइल करना है, मैंने वो चीज देखी। फिर ड्यू डेट, मेरे लिए वो काम की थी ड्यू डेट। फिर थर्ड मैंने जो समझा, इसने क्या समझा कि वो इनवॉइस वाइज डिटेल, इनवॉइस डिटेलिंग कैसे करनी है वो समझा मैंने। फिर इसके अंदर मैंने इनवॉइस डिटेलिंग के साथ वो रेक्टिफिकेशन वाला टाइम लिमिट मेरे लिए मुझे क्या लगा था, काम का लगा था। तो ये 4 चीजें मैंने यहाँ पे करके रखी है। तो अब आप एक बार देख लो, रेक्टिफिकेशन वाला ही किया था जो मेरे लिए काम का था, इनवॉइस वाइज डिटेल थी काम की थी। हाँ, और एक और, किन लोगों को डिबार्ड किया है किस चीज के लिए, कि भाई मत फाइल करो, तुम्हारा क्या
GSTR 1, तो हमने उसके रीजन भी यहाँ पे क्या किए हैं, अभी अभी किए हुए हैं। मैंने सिर्फ कंटेक्स्ट लिखा है, तुम शॉर्ट में सारी चीजें लिखो। लो तुम्हारे लिए एक और स्टिकी नोट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कि तुमको क्या करना है, यहाँ पे डिटेलिंग करना है ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ना है स्पेसिफिकली फॉर सीए फाइनल, नॉट फॉर सीए इंटर, क्योंकि सीए फाइनल के लिए सिर्फ क्रक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब आते हैं हम जीएसटी में। अभी जो मैं आपको बोल रही थी ना कि इनवर्ट सप्लाई की डिटेल, पहले ऐसा होता था कि इन्होंने कहा था कि इनवर्ट सप्लाई डिटेल का भी रिटर्न फाइल होगा, फिर धीरे धीरे वो इम्प्लाई नहीं कर पाए उसको, तो उन्होंने बोला कि जब GSTR 1 फाइल होता है, GSTR 1 में जितनी आउटवर्ड सप्लाई की आप डिटेल देते हो उससे ऑटो जनरेट हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, जिससे पता चल जाएगा रेसिपिएंट को कि कितना आईटीसी है उसके पास, कितना एलिजिबल आईटीसी है, ये देखो कितना आईटीसी एलिजिबल है और कितना आईटीसी उसके पास एलिजिबल नहीं है। तो मतलब जब सप्लायर फाइलिंग ऑफ रिटर्न GSTR 1 करता है तो उसमें ही वो डिटेलिंग आ जाती है कि कितना एलिजिबल है और कितना एलिजिबल नहीं है, क्योंकि GSTR 1 फाइल करते से ही ये स्टेटमेंट ऑटो जेनरेट होता है, जिसको आपको किसको मिलता है, वो रेसिपिएंट को मिलता है। रेसिपिएंट को डिटेल पता चलती है उसके आईटीसी की। इतना ही जानना यहाँ पे रेलिवेंट है, बिकॉज ये चीज हम आईटीसी में डिटेल में कर चुके हैं कि क्या एलिजिबल आईटीसी है, क्या एलिजिबल आईटीसी नहीं है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन आईटीसी चैप्टर, डू वॉच दैट। ठीक है, अब फाइनली कमिंग टू रूल नंबर 88C। अब ये जो रूल नंबर 88C है, याद करो मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला था जब मैं वहां कराऊंगी तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चलेगा दिस इज ऑल्सो रीजन बिकॉज ऑफ विच यू आर अनएबल टू फाइल योर GSTR 1। अब उसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, लेकिन मैं इसे स्टार्ट करूं उससे पहले आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू पहले एक बार सेक्शन नंबर 37 का ओवरव्यू ले लो, 2 मिनट का पॉज लो, ओवरव्यू लो, और फिर स्टार्ट करेंगे हम विद द रूल नंबर 88C। थोड़ा सा अच्छा है, नया है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है अभी, स्टिल हमें समझना पूरा है। ठीक है, तो आई एम गिविंग अ पॉज ऑफ 2 to 3 मिनट्स, आप एक बार रिकॉल करें। चलो, तो आई होप सो यू हैव डन द रिविजन और रिकॉल सेशन फॉर सेक्शन नंबर 37। अब सेक्शन नंबर 38 में ये जो रूल नंबर 88C दिया है, ये रूल नंबर 88C क्या बोलता है, देखो टिल नाउ व्हाट यू हैव लर्न विद मी दैट सेक्शन नंबर 37 ये बोलता है कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल GSTR 1 में दी जाती है। दैट इज अ स्टेटमेंट, GSTR 1 में आप आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देते हो। तो सपोज इन GSTR 1 मैंने क्या किया, GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स दे दी, ठीक है, तो आई हैव गिवन माय डिटेल्स इन द आउटवर्ड सप्लाई। अब ये जो स्टेटमेंट में मैं डिटेल दे रही हूँ, सपोज करो उसमें जो मैं आउटवर्ड टेक्स्ट दिखा रही हूँ, मेरा आउटवर्ड सप्लाई दिखा रही हूँ, वो लेट से 1 करोड़ का मैंने सप्लाई दिखा है फॉर एन एग्जाम्पल। जिस 1 करोड़ के सप्लाई के हिसाब से अगर हम GST की लाइबिलिटी कैलकुलेट करें तो फॉर एन एग्जाम्पल लेट से 20 लाख इज द लाइबिलिटी। तो जब आप स्टेटमेंट देते हो, स्टेटमेंट में इतना टर्नओवर दिखा रहे हो जिस टर्नओवर की लाइबिलिटी 20 लाख आती है, लेकिन जब आप GSTR 3B फाइल करते हैं तो ऑन फाइलिंग GSTR 3B जो हम देख रहे हैं कि आप टैक्स पेमेंट कितना कर रहे हो, टैक्स पेमेंट सिर्फ 12 लाख रुपीज कर रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब शो कुछ और करते हो, पे कुछ और करते हो, तो देयर इज अ डिफरेंस इन पेमेंट एंड द लाइबिलिटी दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर GSTR 1। तो यहाँ पे 88C क्या बोलता है, 88C एक मैकेनिज्म देता है that deals with the difference in liability that you report in your GSTR 1 and your GSTR 3B। GSTR 3B कुछ और बता रहा है, GSTR 3B के हिसाब से आपकी लाइबिलिटी अलग आ रही है, GSTR 1 के हिसाब से आपकी लाइबिलिटी अलग आ रही है। तो यहाँ पे बोलते हैं accordingly where the tax liability as per 1 exceeds the tax liability as per 3B। 1 की लाइबिलिटी ज्यादा है बट आप पे कम करते हो, 3B में आप क्या कर रहे हो, कम पे कर रहे हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन को अब कोई शो कॉज नोटिस नहीं आएगा, सीधे कॉमन पोर्टल एक इंटीमेशन इशू करेगा। तो कॉमन पोर्टल विल इशू अ इंटीमेशन टू द रजिस्टर्ड पर्सन। तो इंटीमेशन ऑन कॉमन पोर्टल जाएगा किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, और बोलेंगे या तो जो डिफरेंशियल लाइबिलिटी भाई वो पे कर दो।
सीधी बात है, या तो क्या करो, पेमेंट करो। और अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो तो दूसरा एक चीज और हो सकती है, या तो वो तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगेगी कि बताओ व्हाई द डिफरेंस इज देयर। देखो डिफरेंस क्यों भी हो सकता है। तुमने जब अपना GSTR 1 फाइल किया, तुमने शो किया 1 CR इज योर टर्नओवर। लेकिन जब GSTR 3 भी फाइल कर रहे हो, GSTR 3 में तुमने सपोज करो 80 लाख टर्नओवर शो किया। अब वो तो क्या बोलेंगे सीधे, या तो लाइबिलिटी पे कर दो या फिर तुमसे रीजन मांगेंगे। रीजन ये हो सकता है कि सेल्स रिटर्न हो गया इसलिए मेरा टर्नओवर अब हो गया कम। तो बोलते हैं वॉट एवर जो भी उन्होंने दिया होगा, या तो रीजन मांगेंगे या डिफरेंस लाइबिलिटी पे करने के लिए बोलेंगे विद इन 7 डेज। 7 डेज के अंदर आप दे दो। अब टैक्स पेयर क्या करेगा, या तो टैक्स पेयर को अमाउंट डिपॉजिट कर देना चाहिए या फिर उसे रिप्लाई कर देना चाहिए कि भाई व्हाट इज द रीजन, क्यों ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो बोलते हैं अगर सामने वाले ने सपोज करो रिप्लाई दे दिया, सब कुछ ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी भर दी तब भी ठीक है, लेकिन वेयर अमाउंट स्पेसिफाइड इन इंटीमेशन रिमेन अनपेड, या तो अब आप पे नहीं कर रहे हो या फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो, कोई रीजन नहीं दे रहे हो कि भाई ये डिफरेंस क्यों है, तो उस पर्सन को सीधे सीधे सबसे पहले आगे GSTR 1 फाइल करने को रोक दिया जाता है। ये कहाँ लिखा है, वापस आते हैं यहाँ पे। तो अगर ऐसा कोई रीजन है तो आपको GSTR 1 फाइल करने के लिए नहीं मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऐसा केस है या तो आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो या फिर GST की लाइबिलिटी पे नहीं करते हो, तो प्रॉपर ऑफिसर आप पे रिकवरी मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर, दैट इज द चैप्टर इन CA फाइनल, जिसमें हमने देखा सेक्शन 79 रिकवरी करेगी, क्या करेगी, रिकवरी करेगी गवर्नमेंट आपसे। तो 79 इज अबाउट रिकवरी। रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये जो आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कौन सा मैम, जब क्या होता है GSTR 1 फाइल होता है तो GSTR 1 की डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होती है रिसिपिएंट के लिए, और रिसिपिएंट को एक स्टेटमेंट मिलता है। स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, GSTR 2A एंड GSTR 2B आर द टू पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट 2A क्या रहता है, ये जैसे जैसे आप कुछ अपडेशन करोगे रियल टाइम बेसिस पे 2A तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन 2B एक बार अगर बन गया ये स्टेटमेंट तो इसमें अमेंडमेंट नहीं होता, ये स्टैटिक स्टेटमेंट रहता है। इसको बस एक बार अब आप क्या कर लेना, रीड कर लेना, इससे ज्यादा काम की चीजें इसमें है नहीं। अब बस एक चीज और है, ये जो GSTR 1 है, तो इन केस मंथली फॉर्म GSTR 1, आपको जो GSTR 1 है वो कब फाइल करना होता है, GSTR 1 शुड बी फाइल्ड 11 तारीख तक, 11 तारीख तक फाइल करना होता है। तो अगर आप सोचो कि 11 तारीख की रात को 12 बजे फाइल कर देंगे, तो ऐसे केस में अगर आपको जस्ट रात को 11 बजे अगर आप फाइल कर रहे हो GSTR 1 की, बस 11 तारीख से 12 तारीख को, उससे पहले हम 12 बजे क्या कर देंगे, इसको फाइल कर देंगे, इतने बजे हम क्या करेंगे, फाइल करेंगे। तो आपको उसी दिन के लिए क्या बोल रहे हैं, उसी टाइम के लिए, मतलब उस मंथ के लिए फिर वो वाली सेल्स नहीं दिखेंगी आपके GSTR 1 में, वो नेक्स्ट मंथ में क्या होंगी, दिखेंगी। क्योंकि सीधी बात है, आपको एक टाइम दिया है, आपको उस टाइम पीरियड या उससे पहले तक यहाँ तक फाइल कर लेना है, लेकिन एग्जैक्ट 12 बजे अगर आप फाइल करोगे तो वो 14th काउंट होगा। एग्जैक्ट 12 बजे काउंट आप फाइल करोगे तो वो 12th काउंट होगा। तो उस वक्त जो आपने सेल्स इंक्लूड की होंगी GSTR 1 में, वो रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली है सेम टैक्स पीरियड के लिए। देन दिस इज जस्ट अ रीडिंग। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 39 पे। तो सेक्शन नंबर 37 वी हैव डन अबाउट GSTR 1, 38 वाज अबाउट कि स्टेटमेंट कैसा होता है, जिसमें स्पेसिफिकली इट वाज इंपॉर्टेंट, क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए 88C। अब आते हैं सेक्शन नंबर 39। सेक्शन नंबर 39 एक रेगुलर रिटर्न है। सेक्शन 39 क्या है, सेक्शन नंबर 39 इज अ रेगुलर रिटर्न। अब ये रेगुलर रिटर्न में क्या दिया है, ये रेगुलर रिटर्न में कहते हैं कि दो चीजें हम साथ में पढ़ने वाले हैं। एक तो आपको रेगुलर रिटर्न भी फाइल करना होता है, साथ में आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, सेक्शन नंबर 44। देखो जो इंसान रेगुलर रिटर्न फाइल करेगा उसको एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होगा। तो यहीं पे हमने कैसे किया है, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हैं, इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, या फिर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं, तो इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन और यू आर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो रेगुलर रिटर्न मतलब आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल GSTR 3B में जाती है, और GSTR 3B में ये जाएगी मंथली
मतलब जो मंथ खत्म हुआ उसके नेक्स्ट मंथ के 20th तक आपका रिटर्न जीएसटीआर 3B क्या हो जाना चाहिए, फाइल होना चाहिए। अभी हमने जीएसटीआर 1 का क्या देखा था, ड्यू डेट देखा था, अब 3B का ड्यू डेट है नेक्स्ट मंथ की 20th। और अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया है तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है। तो कुछ जगह पे तो 22 को क्वार्टर एंड होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसकी 22 तारीख को फाइल होगा, या फिर कुछ जगह 24 को फाइल होगा। मैम ये 22 एंड 24 क्यों है? द रीजन इज स्टेट वाइज यहाँ पे 22 24 है, वी डोंट नीड टू लर्न कहाँ पे 22 कहाँ पे 24 है, दे विल बी प्रोवाइडिंग, इतने डिटेल में नहीं आएगा। अगर आप OIDAR हैं तो इट इज नॉट GSTR 3B, तब GSTR 3B नहीं, आपके लिए GSTR 5A होता है। और OIDAR वालों को नेक्स्ट मंथ की 20 तक क्या करना होता है, फाइल करना होता है अपना रेगुलर रिटर्न। अगर कंपोजिशन में है आप तो एनुअली आप रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 4 में, और ये फाइल करना होता है 30 अप्रैल तक। वन टाइम रीडिंग, नो वन विल बी आस्किंग यू द GSTR 4 किसके लिए है क्या है, बट यस वी हैव टू डू इट प्रॉपरली। एनआरटीपी, तो एनआरटीपी का GSTR 5 होता है जो मंथली 13th तक क्या करना होता है, नेक्स्ट मंथ की 13th, इट्स ना, जैसे अप्रैल खत्म हुआ तो अप्रैल के बाद जो मंथ आता है मई की 13 तक क्या करना होता है, 5। लेकिन अब एनआरटीपी में एक और चीज आई है, चेंज क्या बोलते हैं एनआरटीपी में। देखो जो एनआरटीपी रजिस्टर होता है, एनआरटीपी का क्या होता है, जब रजिस्ट्रेशन होता है तो एनआरटीपी का जो ये रजिस्ट्रेशन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है। तो बोलते हैं कि अगर एनआरटीपी को अपना रिटर्न फाइल करना है तो उसको क्या देखना पड़ेगा, उसको दो चीजों को देखना पड़ेगा। फर्स्ट, उसको चेक करना होगा 13th ऑफ दी नेक्स्ट मंथ की 13 तक, या फिर जब उसका क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है, तो एक्सपायर होने से कितने दिन के अंदर, अगर उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो एक्सपायर होने से 7 डेज के अंदर उसको क्या करना होता है, अपना रिटर्न फाइल करना होता है। तो या तो इट वुड बी 13, और जब या फिर वो एक्सपायर हो रहा है तो एक्सपायर होने के बाद 37 डेज के अंदर उसको अपना रिटर्न रेगुलर रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अब एनआरटीपी भी लिमिटेड टाइम के लिए ही है रजिस्ट्रेशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का भी रजिस्ट्रेशन लिमिटेड टाइम के लिए ही होता है, बट द प्रोविजन ऑफ 7 डेज के अंदर जो ये रेगुलर रिटर्न फाइल करना है, ये प्रोविजन सिर्फ एनआरटीपी को है, ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एप्लीकेबल नहीं है। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ये हो गया हमारा एनआरटीपी, फिर आता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ये हो गया GSTR 6, और इसे 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना है। TDS वाले को 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक GSTR 7 में क्या करना होता है, रिटर्न फाइल करना होता है। सो बेसिकली वन टाइम रीडिंग की रेगुलर रिटर्न इन जनरल नॉर्मल और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए 3B है, बाकी के लिए आप 4, 5, 5A ऐसे करके 6 आप क्या कर सकते हो, देख सकते हैं। एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यू में राइट कि 4 किसका है, 5 किसका है, 5A किसका है, 6 किसका है, तो एक बार लर्निंग हो सकती है उससे। अब ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्न, ऐसे ही जो जो रेगुलर रिटर्न फाइल करता है उसे एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होता है। तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए क्या बोला है कि क्या नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करना है? हाँ जी, GSTR 9 में नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन को क्या करना है, एनुअल रिटर्न फाइल करना। क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर्मल रिटर्न फाइल करेगा? कर भी नहीं सकता, क्योंकि 180 डेज मैक्स लिमिट होती है रजिस्ट्रेशन की एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो उसे एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। Then is OIDR required to file annual return? No, OIDR is not required to file the annual return because उसको exemption है। कंपोजिशन वाला तो एनुअल रिटर्न फाइल करता है, यस, कंपोजिशन वाला 9A में एनुअल रिटर्न फाइल करता है, और वहीं एनआरटीपी हो या फिर TDS TCS डिडक्टर हो या ISD हो, तो TDS डिडक्टर या ISD हो, नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न, इन्हें एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 करोड़ देन सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट शैल बी फर्निश्ड विद एनुअल रिटर्न। बोलते अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी क्या करना होगा, देना होगा आपके एनुअल रिटर्न के साथ। नाउ व्हाट इज द टाइम लिमिट? अगर हमारे रेगुलर रिटर्न में कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम कब तक उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? तो सेम टाइम लिमिट दैट वी हैव डन ऑलरेडी, जो भी हम अभी तक सेम टाइम लिमिट करते आ रहे हैं वही टाइम लिमिट दी हुई है।
30th of the November, that is from the end of the financial year, or actual date of filing the return, annual return, whichever is earlier. It is actual date, it is not due date. Actual date दी है, due date नहीं दी है, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 7 पे। अब 39 सबसेक्शन 7 क्या बोलता है? 39 सबसेक्शन 7 बोलता है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हो ना, रिटर्न फाइलिंग की डेट ही आपकी क्या होती है? ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। भाई हद से हद लास्ट डेट क्या है आपके लिए टैक्स पे करने की? जब आप अपना रिटर्न फाइल कर दोगे। तो द डेट यू फाइल योर एनुअल, द डेट यू फाइल योर रिटर्न, तो व्हाट इज योर ड्यू डेट फॉर योर रिटर्न? वही आपकी टैक्स पेमेंट की भी ड्यू डेट होगी। इन जनरल ऐसा है। लेकिन इफ यू आर अ कंपोजिशन सप्लायर, क्योंकि कंपोजिशन सप्लायर रिटर्न तो क्वार्टरली भरता है, रिटर्न उसको क्या करना होता है? क्वार्टरली सबमिट करना होता है। यहाँ पे ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस, बट पेमेंट टाइम टू टाइम करता रहता है। और वहीं अगर आप क्यूआरएमपी हो तो क्यूआरएमपी भी रिटर्न फाइल करता है क्वार्टरली बेसिस, बट पेमेंट करता है मंथली बेसिस पे। तो इन जनरल बोलते हैं जब आप रिटर्न फाइल करते हो, रिटर्न फाइल करने की डेट ही ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स होती है। बट इफ यू आर फ्रॉम क्यूआरएमपी और कंपोजिशन टैक्स पेयर, उनके लिए एक्सेप्शन है। ये हम कर चुके हैं। नील रिटर्न फाइल करना है तो नील रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हो। एसएमएस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर कुछ आपसे क्या हो जाए, ओमिशन हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ रिटर्न रिवाइज नहीं होता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइजिंग द रिटर्न। रिटर्न यहाँ पे क्या नहीं होता है? रिवाइज नहीं होता है। बट या आप अमेंडमेंट कर सकते हो। तो ये अमेंडमेंट कब तक होगा? वही टाइम लिमिट है। अगर आपको आगे चल के कुछ अमेंडमेंट करना है तो जो नया रिटर्न, नेक्स्ट रिटर्न फाइल होगा, उस नेक्स्ट ये रिटर्न RETURN है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट आप सक्सीडिंग रिटर्न फाइल करोगे उसमें आप चेंजेस कर सकते हो और उसकी टाइम लिमिट आपको सेम देके रखिए जो अभी हम बार बार करते आ रहे हैं। तो बेसिकली जब भी रेक्टिफिकेशन होगा तो हम जानते हैं कि रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट हमने अभी किया है, वही टाइम लिमिट है। अब ये भी हमने डिस्कशन किया कि कई बार आप क्या करते, जब आप जैसे ही रजिस्टर होते हो, द पर्सन बिकम लाइबल टू रजिस्टर, वो बन जाता है मेरा टैक्सेबल पर्सन। जैसे ही पर्सन का या तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा या सेक्शन नंबर 24 अट्रैक्ट होगा, तो वो हो जाता है लाइबल टू रजिस्टर। और एक लाइबल टू रजिस्टर पर्सन इज ए टैक्सेबल पर्सन। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन लेता है, उसको अपना फर्स्ट रिटर्न क्या करना होता है? फाइल करना होता है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है तो अ फर्स्ट रिटर्न इज रिक्वायर्ड, और उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न की खासियत यह है कि हो सकता है वो 1 मंथ से ज्यादा का भी हो। क्यों? क्योंकि आप लाइबल, सपोज करो आज 13 फरवरी को यू आर लाइबल टू गेट रजिस्टर। अब आपने 30 डेज में क्या नहीं लिया? रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। आपको लग गए 50 डेज रजिस्ट्रेशन लेने में। तो आपका जो फर्स्ट रिटर्न है, हो सकता है पूरा फर्स्ट रिटर्न कहाँ से कहाँ तक फाइल होगा? 50 डेज का फर्स्ट रिटर्न भी फाइल हो सकता है। तो फर्स्ट रिटर्न टैक्स पीरियड से ज्यादा का भी क्या हो सकता है? फाइल हो सकता है। देन इसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 इज नॉट सो रेलिवेंट। 42 है नहीं, 43 है नहीं, ये हमने हटा दिया। देन कमिंग टू, अगर डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग द रिटर्न, अगर आप कभी भी क्या करते हो? डिफॉल्ट करते हो रिटर्न फाइलिंग करने में, तो पेनाल्टी क्या होगी? दिस वी आर नॉट गोइंग टू डू राइट नाउ। द रीजन इज, इसे अच्छे से रटना है। वी हैव टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। तो इसको अलग से आई विल बी गिविंग ए शॉर्ट नोट, अ शॉर्ट वीडियो, जिसके थ्रू वी विल बी लर्निंग इट। ये पूरा कंप्लीटली हम लर्न ही करेंगे उसके अंदर। तो दिस आई एम नॉट कवरिंग। रिटर्न का एक छोटा सा 20 मिनट का पार्ट आई विल बी गिविंग यू। इन दैट 20 मिनट यू वुड बी एबल टू लर्न ऑल दिस पेनल्टी। तो इसके लिए मैं अभी ये पेनल्टी वाला पार्ट नहीं ले रही हूँ क्योंकि इतनी सारी है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू बी लर्न। फिर आता है सेक्शन नंबर 45। सेक्शन नंबर 45 बोलता है फाइनल रिटर्न। मैम फाइनल रिटर्न कब फाइल करते हैं? या तो अब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, आप जा रहे हैं बाहर रजिस्ट्रेशन की दुनिया से, या आपका रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल होता है, तो इन एनी ऑफ द केस, या तो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो रहा है या फिर नाउ यू डोंट नीड द रजिस्ट्रेशन, आप जाते जाते क्या करते हैं? फाइनल रिटर्न देते हैं। फाइनल रिटर्न क्यों देना होता है?
फाइनल रिटर्न में आपको ये डिटेल देनी भी होती है कि आपके पास इनपुट कितना है बिफोर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जस्ट आप जब रजिस्ट्रेशन से आउट हो रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, उसके एक दिन पहले तक आपके पास कितना इनपुट था, क्योंकि इसके बाद आपका जो इनपुट है और इनपुट के ऊपर जो आपका आईटीसी है वो आप अवेल नहीं कर पाओगे, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो उस चीज के लिए हमारा क्या होता है, फाइनल रिटर्न क्या होता है, फाइल होता है। अब फाइनल रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं, तो वो देखो, जब तुम चाहोगे कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो बोलते हैं फाइनल रिटर्न इज GSTR 10, दैट इज फाइनल रिटर्न। तो जहां पे ये WRTN है ना, इसको कर लेना रिटर्न। जो आपका GSTR 10 है, दैट इज फाइनल रिटर्न, shall be furnished within 3 months from the date of cancellation order or date of cancellation whichever is later। या तो कैंसिल होने से 3 महीने तक के अंदर आप GSTR 10 फर्निश कर देंगे, या फिर जब एक्चुअल में कैंसिलेशन होता है whichever is later। तो 3 months from the date of cancellation or actual date of cancellation whichever is later, this is the time period for furnishing your final return। अब जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होते हैं, तो ये जीएसटी प्रैक्टिशनर आर पर्सन जो आपको इन कामों में हेल्प करते हैं। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन है, जो इन कामों में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब कौन है वो, ये आपको क्या करेगा, सबसे पहले आपके आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल हो गई, एनुअल रिटर्न फाइल करना है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना पैसा डिपॉजिट करना है, आपका चालान है तो डिटेल्स ऑफ द चालान प्रिस्क्राइब फॉर्म में कहाँ देनी है, आपको रिफंड क्लेम करना है, या फिर आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है, या फिर रिटर्न कैंसिल, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है। एक चीज बोलूं, एक चार्टेड अकाउंटेंट जितने काम करता है बेसिक लेवल के, वो सारे बेसिक लेवल के काम कौन कर सकता है, आपका जीएसटी प्रैक्टिशनर। जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है, एक इंडियन पर्सन जो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ना ही इंसॉल्वेंट होना चाहिए, और ना ही कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदर। तो इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये पर्सन हेल्प करेगा आपको इन सारे कामों में। ये वो पर्सन है जो इंडियन सिटीजन है, ना ही अनसाउंड माइंड है, ना ही इंसॉल्वेंट है, ना ही एडजुडिकेटेड एज व्हाट कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बोलते हैं कि ये पर्सन हो सकते हैं। अब ये जो पर्सन है सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, जैसे अगर ये रिटायर्ड ऑफिसर है, टैक्स डिपार्टमेंट का रिटायर्ड ऑफिसर है, जिसकी रैंक क्या है, नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ ग्रुप 2 गेजेट ऑफिसर। अब ये रिटायर्ड ऑफिसर है, अब जब ये अपने सर्विस पीरियड में था तब उसकी रैंकिंग कितनी थी, ग्रुप बी की रैंकिंग थी, उससे कम की रैंकिंग नहीं थी, और कितने टाइम तक ऐसा वो ऑफिसर था, एटलीस्ट 2 इयर्स या उससे ज्यादा तो ये ऑफिसर था ही। तो अगर वो एक गेजेटेड ऑफिसर है, रिटायर्ड ऑफिसर है, ग्रेटर देन 2 इयर्स, कम से कम वो ग्रुप बी से कम तो उसकी रैंकिंग नहीं थी, ज्यादा ही थी, वैसे अगर रहा है, या फिर सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर है, नॉट लेस देन 5 इयर्स, या तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर है, या टैक्स सेल्स टैक्स कमिश्नर है, इनडायरेक्ट टैक्स के पहले जो टैक्स चलते थे वहां पे अगर ये सेल्स टैक्स कमिश्नर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर है फॉर अ नॉट लेस देन 5 इयर्स, उसका कम से कम एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। हैज एक्वायर्ड एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, या फिर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन उसने क्या की है, ऑब्टेन की, और वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ये है, ये काम कर। देखो, या तो तुम रिटायर्ड ऑफिसर होने चाहिए, डन। अगर तुम रिटायर्ड ऑफिसर नहीं हो चलेगा, और अगर हो भी तो ग्रेटर देन 2 इयर्स होना चाहिए, जिसकी रैंकिंग ग्रेड ग्रुप बी की हो कम से कम। या फिर सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में आप या तो सेल्स टैक्स या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर थे, जिसका एक्सपीरियंस मोर देन 5 इयर्स का रहा हो। या फिर आपकी कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है, जैसे या तो आप क्या हो, इनके मेंबर CS ICSI इसके मेंबर हो, या फिर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने कोई डिग्री ली हो, या फिर कोई ऐसी एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखी है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है वो हो, या फिर किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से आपने कोई क्या लेके रखा है, डिग्री, एग्जामिनेशन ऑफ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी,
कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है जो इंडिया ने रिकॉग्नाइज करके रखी है। तो देखो, अगर आप क्या हो, डिग्री लेते हो, कौन सी डिग्री, डिग्री इन कॉमर्स, लॉ, मतलब इनमें से कोई भी आपने डिग्री ली हो, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी की डिग्री जो इंडिया में रिकॉग्नाइज हो, या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या आईसीआई आईसीएसआई के मेंबर हो, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने कोई डिग्री ली हो, अगर आप ये लोग हो तो आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती टू बी अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। तब आपको क्या नहीं जरूरत पड़ती कि आप टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बनो, ऐसी कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आप क्या बन सकते हो, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर बन सकते हो। So basically, this is all about GSTRP. GSTRP is what? Goods and Service Tax Practitioner. Understood? अब अपन आते हैं किसके ऊपर, स्पेसिफिकली कमिंग टू क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। बस इतना ही है, खत्म। क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। अब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में क्या है, सिंपल सी चीज है, रिटर्न तो आप क्वार्टरली फाइल करो लेकिन पेमेंट करोगे मंथली बेसिस पे। रिटर्न क्वार्टरली फाइल करोगे लेकिन पेमेंट करोगे कैसे, मंथली बेसिस पे। और ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए एक ऑप्शन है, दे वांट, दे कैन ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम। तो अगर आप एक स्मॉल टैक्स क्या हो, स्मॉल टैक्स पेयर हो, तो स्मॉल टैक्स पेयर क्या है, QRMP की स्कीम ले सकता है, जिसमें उसको सिर्फ क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, लेकिन बोलते पेमेंट बस मंथली कर देना, ठीक है। बट अब ये स्मॉल टैक्स पेयर होते कौन है, हु आर दिस स्मॉल टैक्स पेयर? स्मॉल टैक्स पेयर वो लोग होते हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो इनका एग्रीगेट टर्नओवर है, इट इज नॉट मोर देन 5 करोड़, अप टू 5 करोड़ अगर एग्रीगेट टर्नओवर है, तो यस दे आर एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड टू टेक द ऑप्शन ऑफ QRMP, ठीक है। बोलते हैं QRMP को GSTR1 और 3B क्वार्टरली फाइल करना होता है। तो GSTR1 जैसा हम देख चुके हैं नेक्स्ट मंथ की 13 तक, और 3B क्वार्टरली फाइल करना होता है, जिसकी या तो 22 या 24 डेट रहती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, ठीक है। ये बोलते हैं द स्कीम कैन बी ऑप्टेड बाय सम डिस्टिंक्ट पर्सन। अब देखो यहां बोलते हैं, देखो सेम पेन के थ्रू मैं 5 स्टेट में रजिस्टर्ड हूं यूजिंग सेम पेन नंबर। एज यू नो GST में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, तो GST में जो स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, मेरा एक पेन है और सेम पेन के थ्रू मैं 5 स्टेट में रजिस्टर्ड हूँ। बट मैंने सोचा स्टेट 1 एंड स्टेट 2 के लिए तो मैं QRMP स्कीम लूंगी, बट स्टेट नंबर 3, 4 एंड 5 के लिए मुझे QRMP स्कीम नहीं चाहिए। तो कैन आई मेक सच चॉइस कि सेम पेन है, पेन नंबर तो सेम है, सेम पेन में मैं 5 स्टेट्स में रजिस्टर्ड हूँ, तो क्या मैं ऐसा चूज कर सकती हूँ कि S1 एंड S2 को तो हम QRMP में ऑप्शन लेते हैं बट बाकी का नहीं? तो यस, यहाँ पे QRMP आप चॉइस वाइज ले सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन ऑप्ट कि कुछ डिस्टिंक्ट पर्सन तो आपके चले जाएंगे QRMP में, बाकी कुछ क्या होंगे, नहीं ऑप्ट करेंगे QRMP, ऐसा चल सकता है। तो किन के लिए है, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। दूसरा, मंथली आप पेमेंट करो, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो। यहाँ पे आप चॉइस ले सकते हो, GSTR1 13 तक फाइल होता है और GSTR3 भी 22 या 24 एज द केस में भी डिपेंडिंग ऑन स्टेट ये क्या होता है, फाइल होता है। देन टैक्स पेयर कैन ऑप्ट फॉर एनी क्वार्टर। अब मैम सपोज करो आपको ऑप्ट करना है, आप चाहते हो कि आप QRMP स्कीम में आओ, तो कब आप बोलोगे कि मुझे QRMP स्कीम में आना है? तो बोलते देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सपोज आपको यहाँ पे आना है, कहाँ पे, जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर है, आप चाहते हैं जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर के लिए यू वांट योर QRMP स्कीम, कि आप QRMP स्कीम में आना चाहते हैं। तो व्हेन यू विल ऑप्ट, तो बोलते हैं ऑप्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेकेंड मंथ की फर्स्ट डेट है और यहाँ जुलाई की लास्ट डेट, तो सेकेंड मंथ की फर्स्ट डेट से जुलाई, मतलब इधर के क्वार्टर के फर्स्ट मंथ, जिस क्वार्टर में यू वांट टू बी इन QRMP स्कीम, उस मंथ के
लास्ट डेट तक। तो यहां से जब आप ऑप्ट करना चाहते हो, तो मुझे ऑप्ट करना है जुलाई अगस्त सितंबर के लिए, तो जुलाई की लास्ट डेट, फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट तक तो मैं ऑप्ट कर सकती हूँ। और प्रीसीडिंग क्वार्टर में मैं कब तक ऑप्ट कर सकती हूँ? प्रीसीडिंग क्वार्टर का सेकेंड मंथ की फर्स्ट डेट से, प्रीसीडिंग क्वार्टर की सेकेंड मंथ के फर्स्ट डेट से मैं जिस क्वार्टर में ऑप्ट करना चाहती हूँ उसका फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट, यहाँ पे मैं ऑप्ट कर सकती हूँ। ये मेरी क्या है? टाइम लिमिट है। तो क्या लिखा है? The taxpayer can opt for any quarter from the first date of the second month of the preceding quarter to last date of the first month of the quarter in which you want to exercise this option. Then इसके बाद बोलते हैं taxpayer must furnish the last return as on due date। लेकिन अगर आप आना चाहते हो तो याद रखो, अगर इस क्वार्टर में, जो भी क्वार्टर में तुम क्या करना चाहते हो, क्यूआरएमपी ऑप्ट करना चाहते हो, उससे पहले की जो रिटर्न है तुमको क्या करने, ड्यू डेट पे फाइल करे हुए होने चाहिए तुम्हारे। देन वंस एक बार आपने ये स्कीम एक्सरसाइज कर ली तो लाइफ टाइम ऑफ क्यूआरएमपी में हो, जब तक आप खुद ऑप्ट आउट नहीं करते। दो कंडीशन है, अगर आपने एक बार क्यूआरएमपी को एक्सरसाइज किया, तो एक बार अगर क्यूआरएमपी एक्सरसाइज करते हो तो लाइफ टाइम क्यूआरएमपी में रहोगे, लेकिन हट सकते हो जब आप खुद बोलो मेरे को नहीं रहना इसके अंदर। दूसरा रीजन है कि आप क्यूआरएमपी से हट सकते हो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर जाए। तो इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉसेस 5 करोड़ और यू योरसेल्फ वांट टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द स्कीम, तो आप क्या कर सकते हो, इस स्कीम से ऑप्ट भी कर सकते हो। तो क्या लिखा है? वंस ऑप्टेड लाइफ टाइम के लिए, इन केस वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन क्रॉसेस 5 करोड़, या फिर तब भी वो इनएलिजिबल रहेगा, या फिर वो खुद ही ऑप्ट आउट करेगा, तब भी क्या हो सकता है, इनएलिजिबल हो जाएगा। अब सपोज करो पर्सन वांट्स टू ऑप्ट आउट, वो नहीं रहना चाहता इस स्कीम में, उसको ऑप्ट आउट करना है, वो इस स्कीम में नहीं रहना चाहता, तो तब मैम क्या टाइम लिमिट है कि वो कब तक इस मतलब कब बताएगा, उसको भी तो कोई देखो, जब आने का टाइम लिमिट है, तो अगर वो नहीं रहना चाहता तब क्या टाइम लिमिट है, नहीं रहना चाहता कभी टाइम लिमिट देखो सेम है, जो आने का टाइम लिमिट है वही क्या है, जाने का टाइम लिमिट है। तो आते वक्त क्या करना है, पिछले क्वार्टर के सेकेंड मंथ का फर्स्ट डेट और इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट ये है। आने के लिए भी आप इंटीमेशन ऐसे दो, तो जाना है अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो सेम टाइम पीरियड है ऑप्ट आउट करने के लिए भी। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इतना तो समझ में आ गया, बट अब प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि रिटर्न मैम क्वार्टरली जाता है, ठीक है, ये एक क्या है, सप्लायर है, सप्लायर ने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया है, बिकॉज इसने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया है, इसका मतलब ये रिटर्न फाइल करेगा क्वार्टरली। जब रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेगा तो टैक्स भी पे करेगा क्वार्टरली, राइट, ये रिटर्न फाइल करेगा क्वार्टरली, सुनो गलत बोला मैंने, रिटर्न फाइल करेगा क्वार्टरली, तो डिटेल बताएगा कि मैंने कितना आउटवर्ड सप्लाई किया है, क्वार्टरली ये डिटेल बता रहा है। अब जब ये क्वार्टरली डिटेल बता रहा है कि मैंने इतना आउटवर्ड सप्लाई किया, तो जो स्टेटमेंट मिलना चाहिए रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट के स्टेटमेंट में क्वार्टरली आएगा कि ये तुम खरीद के लाए हो। अब रिसिपिएंट को इसका मतलब पूरा क्वार्टर वेट करना पड़ेगा आईटीसी लेने के लिए, क्योंकि जब तक वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा इसके स्टेटमेंट में ऑटो पॉपुलेट होकर ये बात ही नहीं आएगी कि इसने परचेस किया है रिसिपिएंट ने। तो रिसिपिएंट के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि रिसिपिएंट को आईटीसी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में जिन लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम ली है, जिन लोगों ने क्या लिया है, क्यूआरएमपी स्कीम ली है, उनको एक ऑप्शन दिया। क्या ऑप्शन दिया कि आप आईएफएफ फैसिलिटी ले लो। आईएफएफ फैसिलिटी मतलब इनवॉइस जो है आपका, इनवॉइस आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। आप इनवॉइस जो है, इन लोगों के इनवॉइस को आप मंथली बेसिस पे अपलोड कर दो। मतलब जितने भी सेल्स आपने किए हैं, जिन लोगों को आईटीसी अवेल करना है,
ऑप्शन है तुम्हारे पास जिन लोगों ने QRMP लिया है कि तुम क्या करो, इन लोगों के इनवॉइस को क्या करो, हम फैसिलिटी दे रहे हैं कि इन लोगों के इनवॉइस को अपलोड कर दो, ताकि जब आप इनके इनवॉइस को अपलोड करोगे तो इनको एक स्टेटमेंट मिल जाएगा, जिस स्टेटमेंट में पता चल जाएगा कि इन्होंने कहाँ से परचेस किया है और इनका कितना ITC एलिजिबल है, वो अपना ITC ले लेंगे। तो दिस इज एन ऑप्शन गिवन, ये क्या है, सिर्फ एक ऑप्शन दिया है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF, जिसमें इनवॉइस तो आप मंथली क्या करोगे, अपलोड करोगे। फर्स्ट अब कैसे अपलोड करेंगे, अप्रैल मई जून सपोज करो क्वार्टर है, तो अप्रैल का आप अपलोड कर दोगे, मई का आप अपलोड कर दोगे, जून का अपलोड करने की क्या जरूरत है, जून में तो आप वैसे भी रिटर्न फाइल कर दोगे, तो पहले 2 मंथ के इनवॉइस आप अपलोड करोगे, जो थर्ड मंथ आएगा उस वक्त तो वैसे ही आप क्या करोगे, रिटर्न फाइल कर दोगे। तो बोलते हैं इनवॉइस आप फर्स्ट 2 मंथ्स की क्या करो, अपलोड करो, थर्ड वाले मंथ में तो वैसे ही रिटर्न फाइल हो जाएगा। पेमेंट आप मंथली करो और पेमेंट करने का टाइम है नेक्स्ट मंथ की 25 तक टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए। और रिटर्न आप क्या करो, क्वार्टरली फाइल करो, रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है, 22 या 24 डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, 22 24 व्हाट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। अब इसके बाद द इनवॉइस आर टू बी इशूड इफ द इनवॉइस एट टू बी फर्निश्ड इन, एक सेकेंड ना, जो आप इनवॉइस की बात कर रहे हो कि मैम हमें इनवॉइस क्या करना होता है, अपलोड करना होता है, फर्स्ट मंथ का अपलोड करेंगे, सेकेंड मंथ का अपलोड करेंगे, थर्ड में तो रिटर्न फाइल हो जाएगा, तो उसकी डेट क्या है फर्निश करने की, उसको अपलोड करने की डेट है 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तो यहाँ पे है ना पूरे रिटर्न चैप्टर में इट्स ऑल अबाउट द ड्यू डेट, इनवॉइस आपको अपलोड करना है 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, राइट। आपका ये रिटर्न QRMP वाला रिटर्न क्वार्टरली फाइल होता है कब, 22 या 24। और साथ में आपको क्या करना है, ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि इनका जो GSTR 1 ये लोग फाइल करते हैं किस क्वार्टर, 13 ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर एंड के बाद जो मंथ आते हैं तब 13 तक क्या होता है, इनका GSTR 1 फाइल हो जाना चाहिए। अब बोलते हैं चलो ये बात समझ में आ गई कि इनवॉइस 13 तक अपलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बोलते हैं GSTR 3B to be filed even on cancellation of registration was done during any of the first 2 months of the quarter। बोलते हैं देखो अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करवाते हो, इवन अगर आप क्या करते हो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कराते हो, स्टिल आपको क्या करना होगा, आपका GSTR 3B तो फाइल करना होगा फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए। सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज है जो बता के रखी। QRMP को अगर मैं 1 मिनट में रिवाइज करूं तो QRMP स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है जिनका 5 करोड़ से कम या उतने का टर्नओवर है, उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। इनका GSTR 1 13 तक जाता है, इनका GSTR 3B 22 या 24 तक जाता है, बट क्वार्टरली जाता है। पेमेंट मंथली होगा, पेमेंट क्या होता है यहाँ पे, मंथली क्या होता है, पेमेंट होता है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो एक्सरसाइज करना तो एक बार एक्सरसाइज करोगे, लाइफ टाइम तक इसी में रहोगे जब तक आप खुद ना निकलना चाहो। तो अगर आप खुद भी निकलना चाह रहे हो या फिर आप इस स्कीम में आना चाह रहे हो तो टाइम पीरियड क्या है, प्रीवियस क्वार्टर के सेकेंड मंथ की फर्स्ट डेट से लेके करंट क्वार्टर जिसमें आप एक्सरसाइज करना चाहते हो या रिमूव होना चाहते हो उसके फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट। अंडरस्टूड। फिर इसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि इन लोगों को इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी है कि मंथली 25th तक क्या करो, अपना इनवॉइस क्या कर दिया करो, फर्निश करके दे दिया करो। 25th तक क्या, इनवॉइस 13 तक क्या कर दिया करो, फर्निश कर दिया करो, और टैक्स पेमेंट क्या कर दिया करो, 25th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ तक टैक्स पेमेंट कर दिया करो। इससे ये होगा टैक्स पेमेंट तो टाइम पे हो जाएगा, रिसिपिएंट को क्योंकि हमने तुमको दे दिया IFF की सुविधा तो रिसिपिएंट भी टाइम से ITC ले लेगा। देखा जाए तो सिर्फ बेवकूफ बना रहे कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो, तुम पेमेंट टाइम पे ले रहे हो, मंथली ले रहे हो, इनवॉइस उनसे अपलोड करवा रहे हो, भले उनको ऑप्शन दिया तो बचा क्या, सिर्फ रिटर्न ही तो है जो तुम क्या कर रहे हो, टाइम पे फाइल नहीं करवा रहे, क्वार्टरली टाइम बोल रहे हो कि रिटर्न फाइल करते। अब ऐसे केस में इनको बेनिफिट देना बनता था
क्योंकि अगर तुम मंथली रिटर्न फाइल करवा रहे हो, मंथली टैक्स पे करवा रहे हो, मंथली क्या कर रहे हो, इनवॉइस अपलोड करवा रहे हो, तो फर्क क्या पड़ रहा है, फिर रिटर्न भी मंथली भरवा लेते। तो उन्होंने बोला रुको, टैक्स पेमेंट में एक ट्विस्ट है, दो तरह के ऑप्शन दिए हैं तुमको टैक्स पे करने के लिए। कितने तरह के ऑप्शन है, दो तरह के ऑप्शन है तुम्हें टैक्स पे करने के लिए। एक तो जो तुम नॉर्मल असेसमेंट करते हो, तुम पूरा सेल्स दिखाते हो, सेल्स का जीएसटी कैलकुलेट करते हो, जीएसटी के बाद आईटीसी अवेल करते हो और फिर टैक्स पेबल निकालते हो, वो एक नॉर्मल असेसमेंट है। उसके हिसाब से जितना टैक्स आ रहा है और उतना क्वार्टरली फाइल कर दो, मतलब उतना दे दो, मतलब अप्रैल मंथ का उतना दे दो, मई का उतना दे दो, जून का तो तुम रिटर्न भर के जो आ रहा है वो दे दो, मतलब पूरा मंथली सेल्फ असेस करो, सेकंड मंथ में सेल्फ असेस करो, थर्ड में पूरा सेल्फ असेस करके पे कर दो। या फिर एक फिक्स सम हम तुम्हें बता रहे हैं, वो फिक्स्ड सम तुम क्या करो, पे करो। अब फिक्स्ड सम पे करने के लिए क्या करना होगा, तुम्हारे पास फिर से दो ऑप्शन है। बोलते हैं फिक्स्ड सम कैसे पे करोगे, pay tax due in each of the first 2 month। सपोज मैं अप्रैल मई एंड जून के क्वार्टर की बात कर रही हूँ, मुझे तभी पेमेंट करना है QRMP में, और मैंने चूज किया मुझे फिक्स्ड सम मेथड के हिसाब से जाना है। तो बोलते फिक्स्ड सम मेथड के हिसाब से आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो अप्रैल मई जून की बात कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, अप्रैल मई जून की बात कर रहे हो, जुलाई अगस्त सितंबर। सपोज आप इस क्वार्टर में हो, तो बोलता है एक काम करो, आप ये देखो कि प्रीसीडिंग क्वार्टर जो था आपका, प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज फर्निश्ड क्वार्टरली, तो इस प्रीसीडिंग क्वार्टर में जिसमें आप ऑलरेडी क्या थे, QRMP स्कीम में ही थे। देखो फिर से बोलती हूं मैं, ये हो गई मेरी बात अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। मैं अभी यहाँ पे हूँ इस क्वार्टर में, मुझे ये सोचना है पेमेंट ऑफ टैक्स कितना करूं, क्योंकि जुलाई में भी पे करना है, अप्रैल में भी पे करना है, सितंबर में, तो एक साथ सारा क्या करना है, जो भी आएगा वो पे करना है। सेल्फ असेसमेंट नहीं, मैंने फिक्स्ड सम मेथड लिया है। तो बोलते हैं यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि आपको अमाउंट फिक्स कितना पे करना है। उसके लिए आप क्या करो, पहले ये चेक करो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर में, इसका जो आपका क्या था प्रीवियस क्वार्टर था, क्या आप इसमें QRMP स्कीम में ही थे, मतलब क्या क्वार्टरली रिटर्न ही फाइल करते थे। तो हमने कहा हाँ, हमारा आंसर है यस, हम क्वार्टरली रिटर्न ही फाइल करते थे। तो बोलता है अब ये चेक करो पूरे क्वार्टर में, ओवरऑल क्वार्टर में इन्होंने कैश में कितना पेमेंट किया है, और जितना पेमेंट कैश में किया है उसका 35% यू विल टेक, और वही 35% जुलाई अगस्त ये 2 मंथ में आप पे करोगे। और यहाँ तो आप ओवरऑल पता चल जाएगा आपका कि आपका टैक्स कितना है, आपके सेल्स कितनी हुई, क्योंकि क्वार्टर एंड आ जाएगा, तब तो आप एक्चुअल पे कर सकते हो। तो यहाँ पे फिक्स्ड में क्या बोला, आप चेक करो कि क्या पहले भी आप QRMP में थे, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे। इफ यस, then whatever amount you have paid in cash उसका 35% लो, और 35% लेके you will be filing the taxes। इतना आपको मंथली क्या करना है, 35 देना, और यहाँ पे एक्चुअल जो आएगा वो दे देना। अब मेरा आंसर है नो मैम, हम यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करते थे, मंथली रिटर्न फाइल करते थे। हम यहाँ पे क्या नहीं करते थे मैम, क्वार्टरली फाइल नहीं करते थे, हम मंथली रिटर्न फाइल करते थे। तो बोलता है टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर, पिछले क्वार्टर के ये लास्ट मंथ जून में आपने कितना कैश लायबिलिटी पे किया। सपोज मैम हमने 2 लाख, सपोज मैम हमने 5 लाख, वॉट एवर इतना पे किया, तो यहाँ पे अगर आपने 2 लाख पे किया तो आप 2 लाख पे करो, यहाँ पे एक्चुअल पे करो। और सपोज 5 लाख पे किया तो 5 लाख पे करो, और एक्चुअल यहाँ पे फिर क्या करो, पे करो। आया समझ में, ये है तुम्हारा फिक्स्ड स्कीम। तो फिक्स्ड में आपको सोचना है कि पहले के क्वार्टर में क्या था आपके साथ, QRMP में थे तो 35% कैश पेमेंट का लेना, और QRMP में नहीं थे तो लास्ट मंथ में जो आपने पे किया वो ले लेना होगा। आई बात समझ में। देन यहाँ पे क्या बोलता है, मंथली टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मेथड नॉट अवेलेबल टू दोज रजिस्टर्ड पर्सन who have not furnished the return for complete tax period preceding such month। अगर आपने
हम आपको मंथली टैक्स पेमेंट अलाउ ही नहीं करेंगे। क्यों अलाउ नहीं करोगे मंथली टैक्स पेमेंट? बोलते हैं मंथली टैक्स पेमेंट हम आपको नहीं अलाउ करेंगे अगर आपने पहले कभी पिछले पीरियड में, पिछले मंथ में या पिछले टैक्स पीरियड में आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया। आपको पिछले पीरियड के सारे रिटर्न फाइल करने, वही हो गया ना कि आपको 3B तब तक फाइल करने नहीं देंगे जब तक आप कुछ आपने GSTR 1 पेंडिंग रखा, 1 पेंडिंग रखा है तो 3B फाइल नहीं होता, 3B पेंडिंग रखा है 1 फाइल नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे बोला टैक्स पेमेंट नहीं करने देंगे अगर पिछले टैक्स पीरियड में कोई भी रिटर्न आपने ऐसा है जो पेंडिंग रखा और फाइल नहीं किया है तो। अंडरस्टूड? अब आती है बात इंटरेस्ट की, लास्ट चीज, कुछ भी नहीं है। अब बात आती है किसकी? इंटरेस्ट की। मैम इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि मैम आप बोल रहे हो 35% पे कर दो, बट ये भी तो होता है मैम एक्चुअल में लास्ट में आके लाइबिलिटी ज्यादा निकल जाए। ये बात तो सही है। अभी तो एस्टिमेटेड बेसिस 35% आप बोल रहे हो कि पे कर दो, लास्ट में आके तो मैम हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो बोलते देखो where auto calculated fixed sum for the first 2 months of the quarter is paid by due date। बोलते देखो हमने ही बोला है ना कि 35% तुम 2 मंथ्स में दो, कोई भी क्वार्टर है, वॉट एवर इज द क्वार्टर, उसके फर्स्ट 2 मंथ में 35% बेस्ड ऑन द कैश यू हैव पेड इन प्रीवियस क्वार्टर, उसको लेके तुम क्या करो, डिसाइड उतना टैक्स पे करो। अगर ये जो टैक्स कैलकुलेशन हुआ है ये तुम टाइम पे ड्यू डेट पे ये पैसा भरते हो तो भले ही फिर 35 से ज्यादा एक्चुअल में अमाउंट आ रहा था, कोई बात नहीं, हम इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के बाद पे किया तो फिर हम तुम्हें इस इंटरेस्ट का क्या, इस टैक्स का क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्या कहना चाहते हो मैम? देखो हमने बोला तुम अप्रैल मई जून मंथली टैक्स पे कर दो, ठीक है, मंथली क्या कर दो, टैक्स पे कर दो। मंथली अगर जो भी टैक्स पे कर रहे हो तुम ड्यू डेट पे कर रहे हो और आगे चल के पता चलता है यहाँ जो तुमने 35% पे किया वो बहुत कम था, एक्चुअल में तो ज्यादा पे करना चाहिए था, तो बोलते हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये मंथली ही बियॉन्ड ड्यू डेट फाइल करते हो तब तो फिर इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा बॉस। फिर तो तुम्हें अगर यहाँ पे भी बियॉन्ड किया, यहाँ बियॉन्ड किया, यहाँ बियॉन्ड किया, तो फिर तो तुम्हें इंटरेस्ट लगाएंगे। मैम यहाँ पे बियॉन्ड किया, यहाँ पे टाइम पे, यहाँ पे टाइम पे, बट ये 35% जो है कम है एक्चुअल में। सपोज यहाँ पे 45% पे होना चाहिए था तो वो जो 10% है ना उसका इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, वहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। यही चीज यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। अब और आगे क्या बोलता है, where GSTR 3B is furnished beyond the date। और अगर आपने GSTR 3B भी डेट के बाद फाइल किया, GSTR 3B कब आता है, क्वार्टर रिटर्न, ये तो आप मंथली टैक्स पे कर रहे हो। फिर जब रिटर्न भी अगर आप लेट फाइल करोगे तो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे भी आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैम व्हाट अबाउट सेल्फ असेस टैक्स? भाई खुद ने असेस किया, खुद ने कम असेस किया, गवर्नमेंट ने तो थोड़ी ना बोला था 35% दे, ये तुमने सेल्फ असेस किया और तुमने खुद ने सेल्फ असेस करके अगर गड़बड़ कर दी तो भाई तुमको तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। सो एक्चुअली विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ QRMP का ओवरऑल स्कीम। अब QRMP का जो ओवरऑल स्कीम है वो ओवरऑल स्कीम क्या बोलता है, वेट ये स्पेलिंग गलत है। स्मॉल टैक्स पेयर के लिए यस मैम, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए 5 करोड़ से अबाव नहीं जा रहे, हाँ मैम 5 करोड़ से अबाव नहीं जा रहे। इन लोगों को क्वार्टरली तो रिटर्न फाइल करना है, मंथली टैक्स पे करना है। टैक्स पे करने के लिए 2 ऑप्शन है, फिक्स या सेल्फ असेसमेंट। फिक्स में पिछले साल देखो, पिछले क्वार्टर में देखो क्या तुम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे, अगर हाँ है तो पिछले क्वार्टर में जितना कैश में पे किया उसका 35% ले लो और इस क्वार्टर के फर्स्ट सेकंड मंथ तक क्या करो, वही पे करो और थर्ड मंथ में तो 3B फाइल करके तुम एक्चुअल लायबिलिटी निकाल लोगे। लेकिन अगर पहले तुम QRMP में नहीं थे, क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करते थे, तो लास्ट मंथ जो था पिछले क्वार्टर का वहां जितना कैश में पे किया वो इस बार उतना पे करो। अब यहाँ पे बोलते हैं कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर तुमने जो एक्चुअल मंथली टैक्स पे किया है फिक्स्ड सम में वो ड्यू डेट पे किया है।
लेकिन अगर आपने ये ड्यू डेट के बाहर पे किया है तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा, और अगर जीएसटी या 3PP बियॉन्ड ड्यू डेट फाइल करते हो तो भी आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। सेल्फ असेस टैक्स में तो एनी हाउ तुम खुद सेल्फ असेस कर रहे हो, कम असेस हो गया तो तुमको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो छोटा सा पॉइंट क्या है कि आपको कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करने की जरूरत ही नहीं है मंथली। मंथली कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है एज अ टैक्स। क्यों? क्योंकि हो सकता है तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना पेमेंट बैलेंस है या तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जितना बैलेंस है वो उतना है कि चाहे तुम्हारी फर्स्ट मंथ की टैक्स लाइबिलिटी लो या सेकेंड मंथ की टैक्स लाइबिलिटी या क्यूमुलेटिव टैक्स लाइबिलिटी भी ले लो, तो क्यूमुलेटिव टैक्स लाइबिलिटी से भी ज्यादा पैसा तुम्हारे या तो कैश लेजर में है या फिर तुम्हारे किस में है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो हमको पता है इतना पैसा है कैश या क्रेडिट लेजर में कि फर्स्ट मंथ छोड़ो, सेकेंड मंथ छोड़ो, क्यूमुलेटिव भी कर ले तो उससे ज्यादा इनके पास पैसा बैलेंस में है। तो फिर तुम्हें, हम ये नहीं बोल रहे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, हम ये बोल रहे हैं ऐसे केस में तुम्हें मंथली टैक्स पे नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे कैश लेजर से डिडक्ट हो जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूटिलाइज हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू योर QRMP। इसमें इंटरेस्ट वाला पोर्शन इज इंपॉर्टेंट, इसमें टैक्स पेमेंट वाला पोर्शन इज इंपॉर्टेंट। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या टाइम पीरियड है आने का, तो प्रीवियस क्वार्टर के सेकेंड मंथ से फर्स्ट डेट और इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। एक बार लिया तो लाइफ टाइम है, या तो तुम मना कर दो या फिर तुम्हारा टर्नओवर क्या हो जाना चाहिए, क्रॉस हो जाना चाहिए, तुम ऑप्ट आउट कर जाओगे इस स्कीम से। तो दिस कंप्लीट एंटायर रिटर्न चैप्टर। नाउ व्हाट इज लेफ्ट फॉर द रिटर्न चैप्टर इज ओनली पेनाल्टी that we have to do. Another video will be provided for the penalty because that I want you to learn with me. So that will be a learning lecture जिसमें हम पूरी penalty को learn करेंगे properly. So for the purpose of your CA Inter, I can proudly say for CA Inter, entire course for GST uploaded, entire. अब CA Inter के लिए या फिर CA Final के लिए क्या बचा? CA Inter एंड CA Final क्या कॉमन चीज क्या बची है? सबसे कॉमन है अमेंडमेंट, दैट विल बी अपलोडेड फॉर May 24 सेपरेटली आपको देखना है। सेकेंड, ओनली फॉर CA Final व्हाट इज लेफ्ट इज कस्टम एक्ट, एंड फॉर CA Final व्हाट इज लेफ्ट इज रिफंड चैप्टर। ये दो चीजें आपकी रह गई है, कस्टम एंड रिफंड चैप्टर CA Final का फुल फ्लेज हो जाएगा। रिविजन एंड कस्टम तो मैं डिटेल देने वाली हूँ। एंड CA Inter का टुडे वी हैव कंप्लीटेड विथ रिटर्न एंटायर चैप्टर। अब एक चैप्टर है अकाउंट एंड रिकॉर्ड। अकाउंट एंड रिकॉर्ड में समझाने के लिए कुछ भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, आपको लर्न करना होगा अकाउंट एंड रिकॉर्ड में कि मैन्युफैक्चरर को कौन कौन सी बुक बनानी है, ट्रेडर को कौन कौन सी बुक मेंटेन करनी होती है, CTP को कौन कौन सी बुक मेंटेन करनी होती है। तो दैट इज कंप्लीटली अ लर्निंग पार्ट जिसमें आपको सिर्फ लर्न करना है कि कौन कौन सी बुक मेंटेन करनी। फॉर दैट चार्ट विल बी प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे एक चार्ट आपको प्रोवाइड होगा, बस उसमें से उतना उतना लर्न कर लेना। वो 2 पेज का चार्ट है एंड योर चैप्टर विल बी ओवर। सो विद दिस होप सो द एंटायर CA Inter की सीरीज वाज हेल्पफुल। अमेंडमेंट लेक्चर देखना मत भूलना May 24 के लिए, whether the student of CA Final or CA Inter. So hopefully what I tried to give you with full conceptual clarity, I hope it was delivered successfully. मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा लगना चाहिए। बस एक ही चीज अब समझो, रिटर्न प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट सारे आते हैं आपको। मैं एक चीज बहुत ऑनेस्टली बोल सकती हूँ कि जितने कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने विदाउट एनी कॉस्ट दिए हैं वो रेगुलर क्लास के बराबर के ही हैं और उससे कई ज्यादा ही दिए फॉर CA Inter स्पेसिफिक। तो आपको अब वो प्रोविजन सारे आते हैं, आप अब कोई रेगुलर क्लास करो, आपकी मर्जी है, दैट इज ऑल योर विश, बट आपको क्लास करने की जरूरत नहीं इफ यू आर वॉचिंग ऑल दिस वीडियोस। हो गई आपकी क्लास खत्म। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइटिंग प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखो चीजें, बिना देखे लिखो, टाइमर लगाओ, टाइमर लगा के 1 घंटे में मुझे 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व करने।
खुद का सेल्फ असेसमेंट करना सीखो। उसके लिए कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरा एक वीडियो अपलोडेड है कि क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, उसमें सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, उस वीडियो को देख लो, इट विल बी ओके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कभी कुछ लगता है कि कुछ पूछना है, कुछ बात करना है, तो टेलीग्राम पे एक बार आप डिस्कशन कर सकते हो, पूछ सकते हो। और सच में सब कुछ अच्छा रहा तो एक कमेंट दे देना कि मैम हम भी यहाँ तक पहुंचे और हमने सारे वीडियोस आपके देख के कोर्स कंप्लीट कर लिया। वो अगर मुझे एक भी कमेंट मिलता है ना, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी पूरी की पूरी जो मेहनत थी सी इंटर पे सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, चलो तो बाय बाय। और इस वक्त तो गुड नाइट बोलना चाहिए बिकॉज रात के 11 बजे आई एम रिकॉर्डिंग दिस थिंग। तो गुड नाइट, ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ो, पॉजिटिव रहो।